तो ये हिंदी का मामला ऐसा है कि जब आप कह रहे हैं तो सामने वाला भी आपके उस हिंदी को समझ रहा है कि नहीं। तो ये कार्यालय आदेश, पत्र वाला आदेश, ये सब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाता है। तो ये किसी आप पान वाले को, ठेले वाले को या किसी कॉमन मैन को सुनाओगे तो समझ में आएगा नहीं। तो ये औपचारिक हिंदी इसलिए है। बाकी ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, अब हिंदी भी बाजार की भाषा हो गई है। ऐसा है नहीं कि हिंदी बाजार की भाषा नहीं रही। हिंदी तो बहुत बाजार की भाषा हो ही गई है भाई। सब चारा फॉन्ट है हिंदी में, फेसबुक से लेकर के एक्स से लेकर के आप सब चीज हिंदी में लिख सकते हो। इवन अब बहुत सारे टूल्स आ गए हैं हिंदी में। चाइना में, यूएस में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज वगैरह में हिंदी की पढ़ाई हो रही है। जैसे हम लोग यहाँ चाइनीज, फ्रेंच, स्पेनिश पढ़ रहे हैं, वो लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। तो हिंदी बाजार की भाषा है, ऐसा नहीं कि हिंदी बाजार की भाषा नहीं है। हिंदी से रोजगार भी मिल रहा है, ट्रांसलेटर का रोजगार है, जर्नलिज्म में है। तो हिंदी ठीक है। बाकी दूसरा क्या है कि जो आप उस 60 अंक में, अगर हम 10 अंक की बात करें तो अब तक पहले देख लो कि अनुवाद होता क्या है। अनुवाद क्या है कि किसी भाषा को आप किसी भी सेंटेंस को लिख रहे हो तो उसको आप समान भाव और अर्थ के साथ व्यक्त कर रहे हो। और यदि आप अंग्रेजी में लिख रहे हो तो ये, यार ये किसमें निकाल दिया इसमें, तो ये दूसरी भाषा में समान भाव और अर्थ के साथ व्यक्त करना, अर्थात आप यदि अंग्रेजी में कुछ सोचते हैं और उसे हिंदी में कहना चाहते हैं, अब पहले तो अंग्रेजी आएगा तो आप अनुवाद करोगे, आपका माइंड में पहले आप उस वर्ड को लाओगे। इसके बाद आपको देखना होगा कि वांछित भाषा में आपके विचारों के समानांतर भाषा क्या होगी, कौन से शब्द आएंगे, और उसे कितने प्रकार से आप उस बात को कह सकते हो। अब दूसरा क्या है कि एक तो बहुत इजी है कि राम स्कूल जा रहा है, तो राम इज गोइंग टू स्कूल। ये तो बहुत इजी हो गया, आपने देखा सेंटेंस। अच्छा, टेंस का भी बहुत जरूरी है योगदान में। जब तक आप टेंस नहीं पढ़ोगे ना तो भाषा को आप तोड़ नहीं पाओगे, इसको ब्रेक नहीं कर पाओगे। तो ये टेंस के साथ प्रेजेंट, कौन सा टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट है, कौन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कौन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और कौन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट के साथ भी यही है, फ्यूचर के साथ भी ऐसे है। तो आपको ये देखना पड़ेगा। इसलिए चीजों को देखने के पहले छोटे छोटे चीजों में उसको तोड़ोगे, ब्रेक करोगे तो आप आसानी से उसको कर लोगे। और दूसरा भावार्थ होता है, जैसे अनुवाद का जो है 3 प्रकार है। अब भाषानुवाद होता है एक। भाषानुवाद क्या है कि फ्रेज आया आपके पास, आपने उसको देखा और आपने उसका अनुवाद कर दिया। जनरली जो हरियाणा पीसेस का मैं देख रहा हूँ उसमें कई बार भाषा अनुवाद में दिक्कत आ जाती है। भाषा अनुवाद सीधे सीधे करेंगे ना तो उसमें गलतियों के चांसेस ज्यादा रहते हैं और आपको मतलब अब ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जहां है वहां कर सकते हैं आप, ठीक है, ये एग्जाम्पल तो ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, यहाँ लिख दिया आपने। ये भाषा के साथ सीधे सीधे अनुवाद, इसमें कहीं कोई वो कैट्स एंड डॉग्स वाला मसला नहीं है। एक भावानुवाद है। भावानुवाद ही करना है आपको, जहां आपको लग रहा है सेंस क्या है। पहले तो आप पूरा एक पैसेज को पढ़िए, 2 मिनट में, 2.5 मिनट में आप लगा के पढ़िए पहले पैसेज को। उसका आपको सिनॉप्सिस समझ में आएगा कि वो पैसेज क्या रहा है। और कई बार पैसेज जनरल स्टडीज से भी ताल्लुक रखता है, मतलब उससे भी लगता है कि आपने जीएस पढ़ा हुआ है, वो आप वहां भी आपको काम आएगा। तो अब हेल्थ इज वेल्थ, अब इसका ट्रांसलेशन है स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अब आपको लगेगा बड़ा तो बिग नहीं आया, सबसे नहीं आया, तो ये भावानुवाद करना है ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद हुआ स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन, और इंग्लिश अनुवाद हुआ हेल्थ इज वेल्थ। तो ये आपको देखना होगा कि भावानुवाद। तो शब्दानुवाद, भावानुवाद, और तीसरा एक अनुवाद और होता है जो आपको वहां ध्यान रखना है, वो होता है मुहावरे का अनुवाद। जो मैंने बताया मुहावरे का अनुवाद है कि अब मुहावरा है उसने यूज किया है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप सीधे उसका लिख दो लिटरल मीनिंग तो कंप्लीट गलत हो जाएगा वहां। तो ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है। एक आया था वो मैंने दिया भी है उसमें, हरियाणा पीस ने पूछा था पीज और क्यूज करके, पी एपोस्ट्रॉफी एस, क्यू एपोस्ट्रॉफी एस। तो वो उसका होता है, वो आचरण से संबंधित कुछ था, तो वो फ्रेज है। तो ये आपको पकड़ना पड़ेगा, और ये पकड़ कर पाओगे जब आप लगातार उसको एक्सरसाइज में लोगे, तब पकड़ पाओगे। अब इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है या मूसलाधार बारिश हो रही है। अब देखो दोनों सही है। यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, अब देखो यही होता है, ये पर्याय सिनोनिमस आपके पास वोकैब है, तब आप उसको कर पाओगे। अब मूसलाधार भी हो सकता है यहाँ एक वर्ड, वो भी सही है। यहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है, मूसलाधार हो रही है तो उसके साथ बहुत नहीं लगेगा। यहाँ बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, मूसलाधार अपने आप में ही बहुत है, ठीक है। जैसे कोई बोलता है ना, अरे हमने तो बिग मिस्टेक कर दिया, या एक और कुछ बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हाँ क्या कहते हैं, हाँ ब्लंडर, ब्लंडर ब्लंडर मिस्टेक कर दिया। ब्लंडर तो अपने आप में मिस्टेक है, ब्लंडर से मिस्टेक लगाने की जरूरत नहीं है।
ब्लेंडर मिस्टेक कर दिया, तो ब्लेंडर ही अपने आप में मिस्टेक है। आपको कहते हैं कजिन ब्रदर है, कजिन सिस्टर है, कजिन। अब आप किसी की ओर इशारा कर रहे हो, मेल है तो कजिन आप कह दोगे तो समझ में आएगा वो कजिन ब्रदर ही है, ब्रदर जब बोलने की जरूरत नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन जरूरी है यहाँ जहाँ आप इसको रह कर रहे हो तो ये बहुत जरूरी है। तो तीन चीजें, शब्दानुवाद है, भावानुवाद है, और ये मुहावरे वाले अनुवाद है। तो आप शब्दानुवाद तो कर लोगे, भावानुवाद भी जब आप पूरा पढ़ोगे पैसेज तो उसको कर लोगे। दिक्कत आएगी आपको मुहावरे वाले में, क्योंकि वहां आपके पास मुहावरा आपने पढ़ा नहीं है, या उस मुहावरे से आप फेमिलियर नहीं हो, तो थोड़ा आपको वहां दिक्कत लगता है। तो इसके लिए वही है कि आपके पास मैंने कुछ दिया भी है और कुछ और भी दे दूंगा। बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं जो दे दिए हैं, उसके हिंदी के अर्थ हैं इसके, तो उसको आप पढ़ लो, कुछ और पैसेज देख लो। हाँ, इसके आई थिंक यूपीएससी में भी आता है अनुवाद, हिंदी में क्या आता है ना। हाँ, तो उसको आप देख लेना, क्योंकि यूपीएससी वाले भी बहुत कई बार घुमा फिरा के पूछ भी दे, या फिर कई बार कॉपीज भी करते हैं स्टेट पीसीस वाले। तो इसमें भाषा की शुद्धता का जो है, मूल वाक्य का वास्तविक अर्थ बना रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जो आप लिख रहे हो ना, अब जो कह रहा है उससे इतर नहीं जाना है दाएं बाएं, तो वो बहुत जरूरी है। दूसरा है व्याकरणिक शुद्धता, ये बहुत जरूरी है। अब इंग्लिश में तो हम बहुत कॉन्शियस रहते हैं किसी चीज को लेकर, स्पेल एरर नहीं होना चाहिए। और हिंदी में हम ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, है ना, बड़ी ऊ की मात्रा, इस पे थोड़ा दिक्कत होता है। विभीषण कैसे लिखना है, संवेदना कैसे लिखना है, सड़क कैसे लिखना है। सड़क में भी वो तीन तरह के स होते हैं, है ना, एक षटकोण वाला होता है, एक सड़क वाला होता है। जैसे मेरा नाम किशोर है तो मेरे में कौन सा स आएगा, तो ये ध्यान रखना होगा आपको। ये व्याकरणिक अशुद्धियां, मात्रात्मक त्रुटियां, तो नंबर कम आने की वजह ये होती है। अब परीक्षार्थी को लगता है कि हमने तो बड़ा अच्छा लिख दिया, लेकिन उन्होंने बहुत सारी मात्रात्मक त्रुटियां की हुई हैं। इसलिए हिंदी के जो प्रोफेसर जो कॉपी चेक कर रहे हैं ना, वो बहुत कॉन्शियस होते हैं इसलिए उनको लेकर, उनको लगता है कि लड़का तो छात्र तो गंभीर ही नहीं है। शायद मुझे सर ही कह रहे थे कि 33% तक कई बार नहीं आया बच्चों को। तो इसका मतलब है कि उनको, परीक्षार्थी को तो लगा ठीक है हमने अपना काम कर दिया, लेकिन जब परीक्षक कॉपी चेक कर रहे हैं तो उनको लग रहा है ना कि उन्होंने ब्लंडर किया है, गलतियां की हैं। तो ये गलतियां, इन गलतियों से बचने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बाकी वो मैं बताऊंगा। तो लिंग वचन काल आदि सही हो, व्याकरणिक शुद्धता है। अब मिल है तो उसके साथ आप कैसे उसको यूज कर रहे हो, तो ये बहुत जरूरी है। प्रवाहमय शैली, अनुवाद कृत्रिम न लगे। कृत्रिम का कहने का मतलब आर्टिफिशियल, आप खुद पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार तो। अब गूगल में डालो, कई बार आप ट्रांसलेशन देखो, ऐसा अनुवाद होगा सिर पैर कुछ उसका पता ही नहीं चलता है। बहुत यांत्रिक अनुवाद कहते हैं, मशीनी अनुवाद, मतलब वो मशीनीकृत अनुवाद है, आपको वो मतलब समझ में नहीं आएगा क्या कह रहे हैं। इसलिए मैंने जो अनुवाद उसमें आपको दिया हुआ है ना, वो प्रैक्टिस करा के लिए, तो मैंने उसको पूरा पढ़ा है, स्ट्रक्चर्ड किया है, एक दो बार देखने के बाद फिर उसका मैंने पैराग्राफ बना के उसको किया है। एक सेकंड रुक के, मुझे बुलाना पड़ेगा किसी को। वो बुला सकते हो किसी को, वो रवि या किसी को। वो लिखने वाला तो पार्ट ही नहीं गायब है, उसने सिर्फ पीडीएफ। हाँ, कहाँ पे, यहाँ पे? यहाँ पे क्लिक करने के बाद तो कुछ आ ही नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पे क्या, यहाँ से रोक सकते, यहाँ से लिख सकते हैं क्या? ये अच्छा, ये अच्छा। पहले सेव कर लो सर इसको। तो यार ये कर दो तो पेन भी चला सके हम, है ना। पहले सेव करो ना। क्या कह रहे हो? हाँ, ठीक है। क्या आपको कुछ लग रहा है, सुनता ही स्वास्थ्य, हेल्थ इज वेल्थ। वेल्थ मतलब क्या होता है, तो धन लिख सकते हो आप। स्वास्थ्य से बड़ा सुख तो मतलब सबसे अप्रोप्रिएट तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा सुख है। वेल्थ है ना वो, वेल्थ है ना। भावार्थ, हाँ भावार्थ है। तो कई बार क्या होता है कि भावार्थ भी और शब्दार्थ दोनों चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मैंने कहा तीन चीजें, तो शब्दानुवाद है, एक भावानुवाद है, और तीसरा है मुहावरे वाला अनुवाद। तो इसमें तो हेल्थ इज वेल्थ में आप नहीं, वो वही तो मैं कहूँ, वो भाव के साथ ही आता है। अब इससे आप या तो स्वास्थ्य ही धन है, ये भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई इशू नहीं है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, ये भी गलत नहीं है, ठीक है। तो भावानुवाद यही काम करता है। वो जब आप प्रैक्टिस करोगे तब धीरे धीरे आएगा। जैसे भी मैं एक दो चीज और बताऊंगा तब को लगेगा। जैसे आप कह रहे हो ना, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा सुख है। सुख थोड़ा सा बहुत सटीक नहीं लग रहा है, ठीक है, कर सकते हो, लेकिन सटीक जो है वो धन ही है वेल्थ के हिसाब से। हेल्थ इज वेल्थ तो पढ़ते ही हम लोग, वैसे भी पढ़ते हैं, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है कहते हैं, तो उसको हेल्थ इज वेल्थ। या आप स्वास्थ्य ही धन है लिख सकते हो, सबसे बड़ा सा दिक्कत है तो स्वास्थ्य ही धन है, ये भी लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन सुख से, यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, ये तो ये मुहावरेदार हो गया। अब ये प्रवाह में शैली मतलब अनुवाद कृत्रिम नहीं लगे, कहने का मतलब है कि जब आप कोई चीज लिख रहे हो
और उसमें कृत्रिमता आएगी तो आपको पता चलेगा। दूसरा है कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन गलत प्रभावित है। जैसे वर्ड टू वर्ड क्या है कि आप मतलब वही जो वर्ड देखा फिर ट्रांसलेशन किया, वर्ड देखा फिर ट्रांसलेशन किया, तो उसके हिसाब से फिर वो आपको यहाँ जो है आप पैसे देखना भाई आगे पता चलेगा इसका। प्रवाह फ्लो, हाँ, FLOW फ्लो, ये प्रवाह जो है ना ये है फ्लो, FLOW उसको बोलते हैं, FLOW फ्लो, हिंदी में कहते हैं इसको प्रवाह। ठीक है। अब कई लोगों को जैसे ये है कई बार हम ऊपर लगाते हैं, जैसे गर्भ लिखते हैं तो कई लोग छोड़ देते हैं गर्भ। अब जैसे कई लोग गृह मंत्री, तो गृह को ग्रह बोलते हैं, ग्रह तो होता ही नहीं है, ग्रह तो वो प्लेनेट वाला ग्रह हो गया। अब होम मिनिस्टर हमारे जो है वो गृह मंत्री थोड़ी बोलते हैं, गृह मंत्री बोलते हैं। तो वहां कई लोग बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग मतलब मसला है, एक्सेंट का अलग है, आप लिख रहे हो ना। अब बोलियां और भाषाएं तो हरियाणा वाले अलग बोलेंगे, पंजाब में अलग, गुजरात जाओगे तो वहाँ अलग, बिहार में अलग, यूपी में अलग। तो वो एक्सेंट को हम छोड़ देते हैं, एक्सेंट कभी भी वो हॉबी होता है ही है, लेकिन आप जब लिख रहे हो तो लिखने में शुद्धता बरतना पड़ेगा आपको। अब ये जो है, जब हम गृह गृह मंत्री बोलेंगे तो ये ग्रह हो गया, ग्रह इज नॉट ए होम मिनिस्टर। ये ग्रह तो प्लेनेट हो गया ना, ये हो गया प्लेनेट। अब कई लोग कहते हैं गृह मंत्री आ रहे हैं आज, तो गृह मंत्री वो प्लेनेट मिनिस्टर थोड़े ना है, वो तो होम मिनिस्टर है। तो वो क्या है, होम मिनिस्टर है, तो वो ये वाले मंत्री हैं। ठीक है, ये है तो गृह जिसको होम बोलते हैं, मिनिस्टर ऑफ, ये है। तो ये आपको छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा आपको इन चीजों का, क्योंकि इससे दिक्कत आती है। ये हिंदी में यही यही तो ध्यान रखना होता है। अब ग्रह है, ग्रह गृह है। अब जैसे कई बार पढ़ते हैं, अब हमने लिख दिया, अब देखोगे 90% लोग उज्जवल ऐसे लिखते हैं, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो जब उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं तो वो गलत कामना कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, त्रुटिपूर्ण कामना कर रहे हैं वो। तो ये कामना नहीं होगा। ठीक है, कौन सा कामना होगा इसमें? हाँ, अब इसको हाफ कहते हैं, लेकिन व्याकरणिक हिंदी में से कहते हैं संयुक्ताक्षर। व्याकरणिक हिंदी में से कहते हैं संयुक्ताक्षर, जब जिसे हम लोग सामान्य भाषा में हाफ हाफ कह रहे हो, वो बहुत अनौपचारिक भाषा है। ये उज्जवल, ये संयुक्ताक्षर होता है, ये सही है ना। कवि, कवि का विलोम क्या होता है? कवि, कवियत्री या कवियत्री, कवियत्री या कवियत्री है, इत्री, कवियत्री, कवियत्री होता है, कवियत्री। तो अब उसमें दे देगा आपको चार, कंफ्यूज जाओगे यार, कवियत्री कवि, हाँ, कवियत्री, हाँ। तो वो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। यही यही चीजें आएंगी, आपको देखना ही पड़ेगा इसमें। एक तो जब आप अनुवाद कर रहे हैं तो पहले पूरा वाक्य समझिए, और छोटे फ्रेज में पूरा पढ़ के आप, जैसे फुल स्टॉप जहां हो गया, ठीक है, आपने सेंटेंस पढ़ा, फुल स्टॉप हुआ, अब उस वाक्य का ट्रांसलेशन पहले कीजिए। ठीक है, मुख्य भाव पहचाने, भाव क्या कह रहा है। अगर कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड पैसेज हो सकता है आपके पास, कोई टेक्निकल साइंस एंड टेक से रिलेटेड पैसेज हो सकता है ना, कोई कल्चर से रिलेटेड पैसेज हो सकता है, तो वो अलग अलग शब्दावली फिर वो चेंज होगा, तो वहां आपको पकड़ना होगा पहले भाव, तो भाव क्या कह रहा है। कठिन शब्दों का अर्थ समझें, तो कठिन शब्दों के लिए तो इसमें एक सूत्रीय यही है कि आपको वोकेबलरी बढ़ानी पड़ेगी। कोई कठिन शब्द आया है तो उसकी वोकेबलरी आपको बढ़ानी पड़ेगी। अब महात्मा गांधी की हत्या की गई, ठीक है, तो महात्मा गांधी की हत्या हो गई, तो महात्मा गांधी को किल्ड नहीं किया गया, महात्मा गांधी को, वेरी गुड, असैसिनेट किया गया। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या लग रहा है ना। तो उस कठिन शब्दों का अर्थ है, और उस अर्थ के साथ जो मैं कह रहा हूँ भाव लगाना है आपको। ठीक है। अब कोई मशहूर व्यक्ति की मौत हो गई तो उनका निधन होता है, मौत नहीं होती उनकी। आम आदमी तो मर जाता है बेचारा, है ना, लेकिन जो बड़े आदमी है वो मरते नहीं, उनका निधन हो जाता है ना। तो ये मसला है, हिंदी में देखना पड़ता है, हिंदी में इंग्लिश में भी। तो निधन होगा, है ना। अब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया, है ना, तो ये, और कोई कालू राम है, वो मर गया। तो ऐसे ही होता है। तो अंग्रेजी संरचना को हिंदी में न थोपें। अब कोई आपका इंग्लिश का स्ट्रक्चर है ना, तो उसको हिंदी में नहीं थोपना है। और दूसरा क्या है कि जब आप लिख रहे हो ना हिंदी में, तो आप ये करोगे देवनागरी लिपि में भी अब कंप्यूटर है, तो कई ऐसी
शब्दावली है जिसका कि हम इंग्लिश में ही प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर को आप संगणक लिखोगे तो आधे लोग तो समझ नहीं पाएंगे। संगणक, कंप्यूटर की हिंदी क्या होती है? संगणक ही तो होता है कंप्यूटर की हिंदी, संगणक। अब कंप्यूटर का है तो आप उसको ना वहां आप देवनागरी लिपि में कंप्यूटर ही लिखो, ठीक है? क्योंकि कई बार इतना नहीं करना है कि हिंदी के चक्कर में इतनी क्लिष्ट हिंदी लिखनी है कि जो परीक्षक हैं उनको भी लगे कि यार पता नहीं कोई हिंदी का कौन सा पुरोधा पहुंचा हुआ है। तो आप यहाँ ना सीधे कंप्यूटर लिखो। कंप्यूटर मतलब ये इंग्लिश वाला है, लेकिन आपको लिखना है देवनागरी में, ये मैं ये कह रहा हूँ। और अब आप संगणक लिखोगे तो संगणक क्या है कि ये बोलचाल की भाषा में संगणक है, मतलब काम ही नहीं होता है, तो हिंदी में तो संगणक ही है। हाँ अभियंता लिख, हाँ अभियंता हो गया, अभियंता भी कर सकते हो। अब आजकल तो विश्व शरैया दिवस के दिन पर राष्ट्रीय अभियंता दिवस का ही पोस्ट आ रहा है सोशल मीडिया पे। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाषाएं शब्द हैं जिसका बार बार प्रयोग होता है, जो हमारे जेहन में रच बस गया है, वो बहुत इजिली एक्सेप्टेबल है, तो उसका प्रयोग कर सकते हो। हाँ हाँ, ऑडियो वीडियो का आप देवनागरी लिपि में लिखो ना। अब जैसे इंजीनियर है तो आप इंजीनियर को आप ऐसे ही लिख सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अभियंता लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभियंता भी एक्सेप्टेबल ही है, वो शब्द तो है ही ना। संगणक भी कोई लिखेगा तो मार्क्स तो नहीं काट सकते हैं परीक्षक, भाई कंप्यूटर की हिंदी तो संगणक ही है। अच्छा ये वाला क्या, कंप्यूटर में देखो एक तो ये वाला भी होता है, वैसे आदर्श तो ये वाला चलता है। अब वो कह रहे हो कि हाँ हटा के यहाँ इंसॉर वाला क्या, ऊपर बिंदी वाला, नहीं आप ये वाला लिखो, ये वाला ज्यादा आदर्श है ना, लिख सकते हो। हैं प्रोनाउंसिएशन तो देखो सेम ही होती है, मसला तो हमारा वहाँ प्रोनाउंसिएशन का है नहीं, परीक्षा में लिखना है। डिफरेंस अब वो उसके लिए तो फिर कंप्यूटर तो कंप्यूटर ही बोलेंगे, इसमें तो प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही होगा। अब चाहे इस कंप्यूटर को पढ़ के कंप्यूटर बोलो, चाहे वो बिंदी वाले कंप्यूटर को पढ़ के बोलो, इसमें तो प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होना है। लेकिन लिखते वक्त चेंज होता है ना, तो वो लिखते वक्त तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कहाँ अनुस्वार है? अब चंद्र, एक होता है चंद्र बिंदु, वो मैं बताऊंगा जब शुद्ध अशुद्ध वाला पार्ट चलेगा ना, तो उसमें बताऊंगा कि शुद्ध अशुद्ध ढाई ढाई अंक का है। दूसरा, आप जब निबंध लिखोगे तो वहां भी तो आपको वर्तन की शुद्धता चाहिए, शुद्ध अशुद्ध सिर्फ वो ढाई अंक का मसला नहीं है। आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो वो इतना इंटरलिंकेज है कि आपको अलग अलग पोर्शन में वो काम आएगा। आप 30 अंक का निबंध लिखोगे तो आपकी भाषा की शुद्धता होनी चाहिए, प्रवाह होनी चाहिए, जो आप कह रहे थे, कृत्रिमता ना हो, तो ये सब कहीं ना कहीं उससे काम आएगा, नहीं आएगा। तो हिंदी जुड़ा हुआ चीज है, एसोसिएट किया हुआ है, अच्छे से आप पढ़ लोगे ना तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आराम से 65 से 70 अंक लाए जा सकते हैं। हाँ हम पढ़ते नहीं है, हम देखते नहीं है, हम ज्यादा अलग अलग विषयों पर ध्यान देते हैं तो ये छूट जाता है, बेचारा उपेक्षित हो जाता है कालूराम जैसा, तो वही 33 नंबर पर आते हैं। हाँ, तो ये ध्यान देने वाली बात ही है इस पे। अब जैसे कुछ शब्द हैं, वोकेबलरी है, वोकैब बहुत जरूरी है। अब इंग्लिश का वर्ड आएगा टेंस और वोकैब, ये दो चीज अगर आपका अच्छा है तो आप इंग्लिश के पैसेज को कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप उसको ब्रेक करके लिख सकते हो। अब शशि थरूर टाइप का इंग्लिश तो आता नहीं है, और ना ही कुमार विश्वास वाली हिंदी रखनी है आपको, है ना तो इसमें क्या है कि ये डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट का मतलब है विकास, इन्वायरमेंट पर्यावरण, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पैसेज में लगातार कहीं ना कहीं आते रहते हैं इंग्लिश में। आप यूपीएससी वाले में, एससीएस में जहाँ देखोगे तो ये फेमिलियर हो जाओगे इस वर्ड से, तो आपको पता चलेगा कि ये वर्ड। तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, प्लस ये सरकारी शब्दावलियों में भी बहुत प्रयोग होते हैं, सरकारी आदेशों में भी। इक्वालिटी, समानता। अब इक्वालिटी समानता है, और हम समता अगर हो जाएगा तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? इक्विटी। एजुकेशन, शिक्षा, पोवर्टी, गरीबी, गवर्नमेंट, सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन है तो प्रशासन, और शासन आ गया तो गवर्नेंस, वेरी गुड, गवर्नेंस। और ई शासन आ गया तो ई गवर्नेंस। हाँ मुझे लग रहा था हिंदी में कोई बोलेगा एग्जैक्टली exactly. अब ई शासन आ गया ना, तो अब यहाँ ये जो है, तो अब इसमें ना, अब आपको इसमें यार ये क्या मसला है इसका, तो बहुत मुश्किल है इसमें लिखना, ई शासन। तो अब इसको आपको ई शासन ही लिखना है, ठीक है? अब उसमें हिंदी में इंग्लिश वाला ये ई ही आएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक शासन, ई तो शॉर्ट फॉर्म है ना, जिसका तो ई तो इलेक्ट्रॉनिक होता है, लेकिन इसको ई शासन ही लिखना है, इसमें कोई इशू नहीं है। ई का कोई हिंदी है ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक है वो, जो शॉर्ट फॉर्म है ई वो तो इलेक्ट्रॉनिक है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक शासन तो, हाँ आप ई गवर्नेंस भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर चाहो तो ई शासन भी सही है, और आप चाहो तो
ई गवर्नेंस भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नेंस, सॉरी, ये कहाँ मिटेगा यार, गवर्नेंस है ना, ये ऐसे है। लिख सकते हो आप ई गवर्नेंस। देखो, कई चीजें जो है बोलचाल की भाषा में इतनी एक्सेप्टेबल हो गई हैं। हाँ, वह पे आएगा, ये वह पे गवर्नेंस, वह। अच्छा अच्छा, गवर्नेंस, ये कह रहे हो क्या? नौ पे, गवर्नेंस, 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 हाँ गवर्नेंस, सॉरी सॉरी, सही सही, हाँ, ये वही होगा, गर्व हो जाएगा फिर वो, हाँ, गवर्नेंस है। हाँ ये, हाँ ये भी देखना कि अगर लिख पा रहे हो तो ठीक है। अब वो गवर्नेंस वाला ये मसला ना हो जाएगा ही, तो वो फिर वो इशू करेगा। तो इस शासन तो सीधा सीधा सिंपल है, सा और सा और, लेकिन उसमें भी दो सा है, वहां भी तो फंसने का मसला है। अब ये एक शासन तो ऐसे भी तो हो सकता है, ये शासन है, और एक ये शासन है, और एक ये शासन है ना, तो ये वाला लिखना है बीच वाला, तो वहां भी तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो जिम्मेदारी, डिसिप्लिन, अनुशासन, जस्टिस, न्याय, सोसाइटी, समाज, ये सब कुछ। स्वतंत्रता भी लिख सकते हो आप, आजादी भी लिख सकते हो, आजादी भी तो है, आजादी का अंदर हुआ तो आजादी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपके पास सिनोनिम भी तो मैं कह रहा हूँ, वोकैब आपके पास अच्छा है और आपको लग रहा है कि उसका शब्द आप जान रहे हो और वो उसको कर रहे हैं, क्योंकि एक शब्दों के कई शब्द हो सकते हैं ना, एक अर्थ जरूर नहीं कि एक ही अर्थ हो, दो तीन अर्थ हो सकते हैं उसके, तो आप बिल्कुल लिख सकते हो। पॉलिसी नीति है, स्कीम योजना है, डिपार्टमेंट विभाग है, कमीशन आयोग है, अथॉरिटी प्राधिकरण है, एक प्राधिकरण है, और एक प्राधिकार भी होता है, प्राधिकार, प्राधिकरण से ही बना है वो शब्द, प्राधिकार। अथॉरिटी है ना, तो ये प्राधिकरण है, प्राधिकार में बस क्या लिखना होता है, प्राधिकार को आप ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया प्राधिकार, ठीक है। रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र, और किसका, प्राधिकार का अर्थ हो गया, जैसे प्राधिकरण हो गया अथॉरिटी, प्राधिकार हुआ जो जो सत्ता को सौंपता है, मतलब जो मतलब क्या कह सकते हो उसको एग्जैक्ट वर्ड, प्राधिकार का मतलब हो गया कि अ, हैं? क्या, नहीं एब्डिकेट तो त्यागना हो गया, त्याज हो गया, प्राधिकार प्राधिकरण से जुड़ा हुआ है, अभी एग्जैक्ट मैं मिस कर रहा हूँ, बता दूंगा कभी तो याद आएगा। तो प्राधिकार का मतलब ही, मतलब प्राधिकरण से ही वो प्राधिकार बनता है। कौन, प्राधिकार नाउन है, नाउन है, हाँ। अब रूरल एरियाज है, ग्रामीण क्षेत्र, तो शहरी क्षेत्र को क्या कहोगे, शहरी क्षेत्र को इंग्लिश में अर्बन एरिया कहोगे, अर्बन एरिया, नहीं इंग्लिश तो है ही इसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक बहुत वर्ड आता है ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसका हिंदी है सतत विकास, ये बहुत आता है फ्रेज में, बहुत बार आया हुआ है पैसेज में भी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, जवाबदेही है, जिम्मेदारी नहीं होगी, जिम्मेदारी है उसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, गुड गवर्नेंस सुशासन, सुशासन, ई शासन नहीं सुशासन, एथिकल वैल्यूज तो नैतिक मूल्य, इंक्लूसिव ग्रोथ तो समावेशी विकास। अब ये आपका कुछ फ्रेज वगैरह है। अब ये फ्रेज आया था इसमें एससीएस में, पीज एंड क्यूज, अब बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा, ये सही बात है, मतलब जरूरी नहीं कि हम सब चीज जानते ही होंगे। तो इसका मतलब है कि अपने शिष्टाचार, भाषा और आचरण का ध्यान रखना। अब पीज एंड क्यूज आया था वो फ्रेज, वो पैसेज के बीच में था, तो अब कई लोगों को लगा होगा कि कहीं ये पीवाईक्यूज तो नहीं है, या कहीं मिस्टेक तो नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है, क्योंकि फ्रेज जब, और ये इस तरह से ज्यादातर ये फुल फ्रेज में था, इस तरह से लिखा था, तो ये थोड़ा लगा, फिर मैंने ढूंढा नहीं, तो ये आया हुआ था, तो इस तरह के शब्द इसलिए मैंने डाल दिया था कि उस तरह कभी पूछे। षट, देखो षटकोण वाले शब्द को बोला कैसे जाता है, एक तो सड़क होता है, तो सड़क तो सिंपल सड़क हो गया, और एक तालब वाला जो होता है, तालु के साथ उसको बोलते हैं, जैसे मैं हूं तो किशोर नहीं बोल के किशोर बोलेंगे, किशोर, ठीक है। षटकोण, षटकोण ये होगा ऐसे, षटकोण, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा टफ है वो, स श स, वो दोनों के बीच में, तो तालब विश्व इसलिए बोलते हैं उसको, तालु जब वो जीभ ऊपर टच होता है तो वो होता है, और सिंपल एक सड़क है तो उसके साथ वो, ठीक है।
अब इंग्लिश फ्रेज ये थोड़ा सा है टिपिकल, ये आपको देखना, शब्दानुवाद भावानुवाद तो कर लोगे, एक बार पढ़ लोगे, तो थोड़ा सा फ्रेज वाले में क्या आएगी, अगर उस फ्रेज से फेमिलियर नहीं होना तो वहां अनुवाद में दिक्कत थोड़ी आएगी, तो इसको थोड़ा देख लेना। एट ऑल कॉस्ट, हर हाल में। इन द लॉन्ग रन, दीर्घ काल में। बाय एंड लार्ज, सामान्यतः। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। हार्ट एंड सोल, पूर्ण समर्पण से। पीज एंड क्यूज, मैं भी और बना दूंगा इस पे, करीब 50-60 और दे दूंगा सर, अपडेट कर देंगे, ठीक है, तो उसमें कम से कम उसमें से अगर तो अगर आ गया तो ठीक है। हार्ट एंड सोल, पूर्ण समर्पण से। पीज एंड क्यूज, अपने शिष्टाचार, भाषा और आचरण का ध्यान रखना, ये थोड़ा टफ भी था आया था। ए ब्लेसिंग इज डिसगाइज, अब ये छिपा हुआ वरदान जिसे कहते हैं, हिडन है वो ब्लेसिंग्स, जो बुरा दिखे पर अच्छा सिद्ध हो। बिट अराउंड द बुश, सीधी बात ना करना, बात को घुमाना। बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक मेहनत करना। वंस इन ए ब्लू मून, बहुत कम या कभी कभार, तो वंस इन ए ब्लू मून से आया होगा, अमावस्या वाले चांद से आया होगा। ए पीस ऑफ केक, बहुत आसान कार्य। हिट द नेल ऑन, इसको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई कॉमन सेंस लगने वाला नहीं है, ये रटने वाला मामला, आप याद करो सीधे सीधे इसमें, क्योंकि इसमें कोई कॉमन सेंस लगेगा भी नहीं, इसका सीधा याद करना है। तो स्पिल द बिन्स, भेद खोल देना। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, गलत व्यक्ति या दिशा में प्रयास करना। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, बीती बात पर पछताना। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कर्म शब्दों से अधिक प्रभावी होते हैं। अब कर्म है तो यहाँ जरूरी नहीं कर्म ही लिखना है, कार्य भी लिख सकते हो आप, कार्य भी तो आपका एक्शन ही है, तो उसका वो सिनोनिम्स, अब सिनोनिम्स आपको याद आ रहा है, जैसे आप बता रहे थे पर्याय, आजादी, आपने कहा ना फ्रीडम में आजादी, लिख सकते हैं, आपको याद है पर्याय है, ठीक है, और लिखने में बहुत ज्यादा उसमें मात्रा की त्रुटियां नहीं है, तो आप लिख सकते हो। एट द 11th आवर, अंतिम समय में। कॉल ए स्पेड, स्पष्ट और साफ साफ बात कहना। द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब किसमें? नहीं, इसमें तो आपको साफ और हाइफन साफ लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में लिखना है आपको तो हिंदी में लिखना है ना, आपको तो हिंदी में लिखना है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, ये तो बहुत पॉपुलर फ्रेज है, तो वही है कि बड़े कार्य में समय लगता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, समान स्वभाव वाले लोग साथ रहते हैं। मेक बोथ एंड्स मीट, कठिनाई से गुजारा करना, तो ये एक बार पढ़ लोगे तो फेमिलियर हो जाओगे, कम से कम कुछ तो याद रहेगा इसका, तो ये है फ्रेज में, और 50-60 और बना के दे दूंगा सर को, तो शेयर कर देंगे। हाँ हाँ, ये हाँ, मुहावरे में चेंज किया, बिल्कुल मुहावरा ही तो है, ये पूरा मुहावरा वाला ही, पूरा मुहावरा ही है ये आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरा याद ही करना, मतलब ये कई बार मतलब वर्ड्स टू वर्ड्स ट्रांसलेट नहीं किया, ये मुहावरा एडम्स है, फ्रेज एडम्स, तो उसको उसके अकॉर्डिंग आपको रखना होगा। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना। ए स्टॉर्म इन ए टी कप, छोटी बात को बड़ा बनाना। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक कार्य से दो लाभ प्राप्त करना, वही जो आप कह रहे हो, एक तीर से दो शिकार, वो भी लिख दोगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो मसला वहां जो उसका भावार्थ है ना, वो वही कह रहा है। हाँ, क्या? अब देखो, म- उर्दू वर्ड्स तो पहचानना, वो उसके लिए फिर अलग से डिक्शनरी होगा, लेकिन समान अर्थों में ही होता है, जैसे कि अब सम्मेलन हो रहा है, मीटिंग, मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, अब प्रधानमंत्री हमारे हैं, तो हम हिंदी में प्रधानमंत्री बोलते हैं, इंग्लिश में प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। अब पाकिस्तान वाले तो वजीर आजम, आज हमारे वजीर आजम है ना, वो तो वजीर आजम। अब हम किसी को मैडम बोलते हैं, वो लोग मोहतरमा बोलते हैं, तो वो अब अंजुमन बोलते हैं मीटिंग को, किसी हॉल में बैठा, अंजुमन हॉल में बैठे हुए हम लोग, तो आज हमारा किसी के साथ संबंध, ताल्लुकात, तो वो अब वो अलग अलग वर्ड पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पत्नी बोलते हैं वाइफ, वो बोलते हैं शरीके हयात, तो अब उर्दू वाला मसला अलग है, उर्दू के पीछे मत जाओ, वो हरियाणा वाले नहीं पूछेंगे, तो वो हाँ। देखो, अगर आप निबंध लिख रहे हो तो आप संस्कृत निष्ठ, तत्सम निष्ठ, जिस तत्सम कहते हैं, तत्सम जो है संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और उर्दू शब्द जहां आ रहे हैं वहां लो, अननेसेसरी नहीं यूज करना है, कहने का मतलब हमें लगता है कि राम की पत्नी माता सीता थी या माता सीता है, अब वहां हम लिखेंगे राम की शरीके हयात सीता हैं है ना, तो ये नहीं लिखना है, अननेसेसरी लग रहा है, हमने जबरदस्ती घुसाया, आपको लग नहीं रहा है कि हमने जबरदस्ती घुसाया इसको, और ये इसलिए घुसाया कि हमें सामने वाले को बताना है कि हमें आता है उर्दू, है ना, ये नहीं करना है।
यूपीएससी या स्पीड में करना ही होता है, ज्ञान दिखाना नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान दिखाओगे तो बहुत मुश्किल है, बस ज्ञान को प्रेजेंट करके छोड़ दो, काम खत्म। ज्ञान दिखाना, अब सर अभी हम लिखेंगे, अब हम ये भी कर सकते हैं कि अब प्रधानमंत्री है तो वहां वजीर आजम लिखोगे, जबरदस्ती जैसा लगेगा, ठूसा हुआ वर्ड हमने, हम प्रयोग ही नहीं करते उन चीजों को। पाकिस्तान में करो, फिर पाकिस्तान पीसेस देने जाना है लाहौर और तब करना फिर तो वो ये, हाँ, कहीं जहां आपको लग रहा है कि जरूरत है वहां आप कर सकते हो। और हाँ, और उर्दू भी जो है ना, उर्दू भी वो शब्द नहीं, कई शब्द अरबी हैं, कई शब्द फारसी हैं, हमने कई शब्द ऐसे लिए हुए हैं, उर्दू शब्द नहीं है, कई कई तो उर्दू ने भी अरबी से लिया है शब्द, फारसियों से लिया है शब्द। तो शब्द तो देखो, शब्द तो वैसे अच्छा लगता है मुझे, मैं तो जर्नलिज्म का स्टूडेंट रहा हूँ, तो सब अच्छा है, सीखना चाहिए, लेकिन प्रयोग कहाँ करना है वो आपके इंटेंशन पे डिपेंड करता है, और आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और खास करके पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन में प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सरल सहज, और जो आप हैं, सही, सरल सहज और सही, वही करना। अब भारिया भी होती है, पत्नी का मतलब भारिया भी होता है, तो लिखोगे राम की भारिया सीता थी, अब ये भी संस्कृत में वर्ड है, लेकिन आप पत्नी ही लिखो, पत्नी ही, भारिया लिखने की जरूरत नहीं है, पूछा जा रहा है तो कहना है, हम अपने तलाक, अच्छा, डाइवोर्स को संबंध विच्छेद, संबंध विच्छेद ही कहते हैं हाँ हाँ, और क्या, विच्छेद हो गया मतलब डिस एसोसिएशन हो गया हमारा उसके साथ। तो, लेकिन अब तलाक, ज्यादातर डाइवोर्स डाइवोर्स आते हैं तलाक बोलते हैं, कहीं सुने हो संबंध विच्छेद, बोलता है नहीं है। अब आपने जो कि बोला, पूछा तो मैंने बता दिया, लेकिन वो संबंध विच्छेद वर्ड बहुत हमारे फ्रेम में नहीं आया हुआ है, तो हम उसको प्रयोग नहीं करते हैं, बाकी गलत नहीं है कि भाई ए का, ए की पत्नी बी थी और ए की पत्नी बी के साथ अब नहीं रह रहे हैं, उनके उनके साथ संबंध विच्छेद हो गया है, संबंध तलाक हो गया है, लेकिन डाइवोर्स के साथ जल्दी तलाक की बात करते हैं, हाँ एग्जैक्टली, तलाक है। अब ये उर्दू शब्द आ गया, या फारसी जो आई थिंक, तो ये तो, लेकिन यहाँ आप कर सकते हो यूज, ये जो आप कह रहे हो ये ठीक है कॉन्टेक्स्ट, ये तलाक यहाँ यूज कर सकते हो, संबंध विच्छेद करोगे तो जबरदस्ती ठुसा हुआ लगेगा, तो यही एक कॉन्टेक्स्ट कहाँ क्या यूज कर रहे हो, डाइवोर्स है तो संबंध विच्छेद लिख दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन तलाक लिखोगे तो भी गलत नहीं है, और वो सही नहीं है, वही यूज कर रहे हैं, लेकिन है तो उर्दू शब्द ही वो, शब्दावली। तो वो ये डिपेंड करता है कि आप मतलब कहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में उसका यूज कर रहे हो। अब ये मैं जो बता रहा, टेंस, टेंस बहुत जरूरी है भाई, टेंस तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा ही होगा, तो टेंस का फ्रेमिंग कर लोगे तो आप पैसेज को पढ़ने के बाद उसको ब्रेक कर सकते हो, उसका अनुवाद अच्छे से कर सकते हो। अब टेंस में भी जैसे टेंस में, यार ये मिटता कैसे है, इरेजर, ये 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 तो नहीं है यार, ये थर्ड है, वेरी गुड, थर्ड है, इरेज तो हो गया, मैं मैथ्स में पढ़ाता हूँ तो मुझे हो गया लगता है हो गया। अब टेंस में तो आपको पता ही है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो पता है ना कि थोड़ा बताना पड़ेगा। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, हैं? काल, काल कहते हैं, ठीक है। अब ये टेंस इसलिए है कि टेंस ही आपको स्ट्रक्चर्ड करेगा, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो टेंस के थ्रू आप ब्रेक कर सकते हो, तो टेंस दूसरा वोकेबलरी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, और कौन सा होता है, परफेक्ट, और परफेक्ट। अब देखो बचपन की पढ़ाई जो 7 8 में की थी, यहाँ काम आ रहा है, 7 8 में तो पढ़ते थे हम लोग टेंस वेंस, और भूल भी जाते हैं, अधिकतर लोग भूल ही जाते हैं। अब ये चार चीज को याद रखना है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब ये मैं जाता हूं, तो ये क्या हो गया, आई
गो ऑब्वियसली। अब ये हो गया इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं जाता हूं, आई गो। और मैं आई एम गोइंग, कंटिन्यूअस। ठीक है। परफेक्ट क्या होगा? हम्म मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं 2 दिन से जा रहा हूं, आई हैव बिन गोइंग फॉर 2 डेज। ठीक है। ये पढ़ा होगा तो नॉर्मल, लेकिन अभी रिकॉल इससे करना जरूरी है, आपको काम आएगा वो। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, मैं जाता हूं, आई गो। प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। और परफेक्ट कंटिन्यूस, मैं 2 दिन से जा रहा हूं, तो आई हैव बिन गोइंग फॉर 2 डेज। ये प्रेजेंट का हो गया। अब पास्ट में भी यही बैठ जाएगा, फ्यूचर में भी ऐसे ही हो जाएगा। पास्ट में क्या हो जाएगा? ये तो यार मिटाऊंगा तो सारा मिट जाएगा क्या? कुछ ऐसा तरकीब नहीं है कि सिर्फ मैं इसको करना करना चाहूँ तो मिट जाए? ऐसा कोई सिस्टम है? ऐसी कोई प्रौद्योगिकी आपके पास है कि मैं इसको मतलब मिटाना चाहूँ तो मिट जाए? अच्छा। चलो फिलहाल मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, प्रयोग करके देखिए। यार इसको नहीं मिटाना था, इसको मिटाना था, हिंदी वाले को। हाँ, हिंदी को से मिटाना था, ताकि मैं बस आप मिटा मिटा दीजिए बस। हाँ, चलो उसको मैं दोबारा फिर लिख दूंगा। हार्दिक शुक्रिया। ये कौन सा मिटा? इंडेफिनिट मिट गया क्या? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट में भी वही होगा। पास्ट में क्या होगा? मैं गया, आई वेंट। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं जा चुका था, या मैं गया था, या मैं जा चुका था, आई हैड। और यहां होगा, मैं 2 दिन से जा चुका था। मैं 2 दिन से, लिख लेना, मैं 2 दिन से जा चुका था। आई हैव बिन, आई सॉरी, आई हैड बिन गॉन फॉर 2 डेज। अब वहां हैव लगा था, एज लगा था, यहाँ हैड लग जाएगा। हाँ, क्या? मैं 2 दिन से हाँ, जा रहा था। सॉरी, रहा था, चुका नहीं। मैं 2 दिन से जा रहा था, आई हैड बिन गॉन फॉर 2 डेज। सॉरी, रहा था। मैं 2 दिन से जा रहा था, तो ये रहा था आ गया, रहा था, रही थी, रहे थे, ये भी आएगा। तो ये हो गया, आई हैड बिन गॉन फॉर 2 डेज। तो ये पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपको ये जब आएगा अनुवाद ना वहां, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये क्या कह रहा है, उसके हिसाब से फिर आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो। इसलिए ये बेसिक चीज जरूरी है, बहुत बेसिक लेकिन जरूरी है। अब अगर आप फ्यूचर की बात करो, तो फ्यूचर में भी ये ऐसा ही आएगा फिर। ठीक है। फ्यूचर में क्या हो जाएगा? मैं जाऊंगा, आई शैल। हाँ, शैल भी लगा, आई शैल गो, बिल लगा दो, आई शैल गो। ठीक है। फिर कंटिन्यूअस में क्या होगा? मैं जा रहा होऊंगा, रहा होगा। मैं जा रहा होऊंगा या हूंगा, होऊंगा कह सकते हो। मैं जा रहा हूंगा, तो आई शैल बी गोइंग, आई शैल बी। मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूंगा, लो मैं यहाँ क्लियर लिख देता हूँ, यहाँ ऊपर पे, मैं जा रहा हूंगा। ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है।
ये फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। और इसमें क्या हो गया, मैं जा चुका हूंगा, तो इसका क्या हो जाएगा, आई विल लगा सकते हो, आई सेल हैव गॉन। ठीक है। और मैं जा चुका, सॉरी, मैं जा रहा हो चुका हूंगा, जा रहा हूंगा, जा रहा हूंगा, ऐसे आएगा इसमें, मैं जा रहा हूंगा, या मैं 2 दिन से जा रहा हूंगा, तो इसमें फिर हो जाएगा आई शैल हैव बीन गॉन फॉर 2 days। ये वजह से प्रेजेंट पास्ट का था, तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए मैंने बता दिया। तो ये है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो टेंस में टेंस जरूर काम आएगा, अनुवाद में आपका ये बहुत है, वो आप जब ब्रेक करोगे डाउन करोगे तो आपको पता चलेगा इसमें। तो ये है आपका टेंस का। और जो मैंने वो 4-5 दिए हुए हैं ना, उसका कल आप करना एक बार। जो इसमें क्या है कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, ये तो सिर्फ एक बताने के लिए है, बताया क्लास का बताया, ठीक है, कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये चीज प्रैक्टिस वाला ही है। और मार्क्स मेंस में किसी भी मुख्य परीक्षा का एक सूत्रीय फॉर्मूला होता है कि आप कितना लिख रहे हो। आप आईआईटीएन हो, आईएम से पास आउट हो, एम से पास आउट हो, दैट डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आपने कितना लिखा है। मैं कई ऐसे स्टूडेंट को जान रहा हूँ जिन्होंने लिख लिख के मतलब यूपीएससी निकाल लिया, और कोई ऐसे बहुत मेधावी है, इनको लगता था कि क्लासरूम में तो नहीं, वहीं परीक्षा हॉल में जाके लिखेंगे। और नो डाउट वो अभी भी मेरिटोरियस ही है, लेकिन ये प्रैक्टिस ना होने की वजह से दिक्कत आती है। दूसरा, टाइम फ्रेम है, आपको उसी टाइम में लिखना है, पढ़ना है, समझना है, तो ये तो बहुत जरूरी है, लिखने का प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। और आपका शायद आई थिंक लास्ट जून में एग्जामिनेशन है ना, लास्ट 27 जून से डेट आ गई है, तो आपके पास टाइम भी कम है, तो आपको तो एकदम स्मार्ट स्ट्रेटजी करनी है, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। हाँ, क्या कह रहे हो? अच्छा, ये हूंगा, ये हूंगा तो आप ऐसे लिख सकते हो, हूंगा, हूंगा। अब उसके लिए अलग से व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, जो चंद्रबिंदु वाला मसला अलग है। कई जगह अब देखो इसमें क्या है ना, इसमें जो सेंटेंस, जैसे अब ये चंद्रबिंदु वाला है, एक तो ये है, एक एक सिर्फ है बिंदु। तो चंद्र बिंदु जो है आजकल जो मानक हिंदी चल रही है, मानक हिंदी में क्या है, स्टैंडर्ड हिंदी में कई जगह जो है अब इसका प्रयोग होने लगा है बिंदु का। लेकिन डॉक्टर हरदेव बहारी की एक पुस्तक है जो उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने कहा है कि कई जगह आप चंद्र बिंदु का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब एक है फादर कामिल बुल्के, वो थे तो इंग्लिश, लेकिन वो अंग्रेज थे, लेकिन वो रांची विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे हिंदी के, उनके कुछ किताबें भी आती है हिंदी की, पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने बहुत सारा दिया है। तो मुझे अगर समय मिला तो मैं चंद्र बिंदु और बिंदु वाला वो शेयर कर दूंगा, तो देख लेना उसमें से किसमें चंद्र बिंदु लगा है, किसमें किसमें बिंदु लगा है। कर सकते हो, वैसे वो गलत नहीं है, हाँ, लेकिन किसी किसी जगह चंद्र बिंदु लगता है, बाकी आज ज्यादातर तो हिंदियों में बिंदु ही लगाना स्टार्ट कर दिया है। बहुत मतलब धड़ल्ले से होता है यूज, और उसको लोगों ने मानक हिंदी मान लिया है, मतलब सब जगह पत्र पत्रिकाओं में भी, अखबारों में भी ऐसे ही चलता है। लेकिन जो मतलब मानक हिंदी है, जो मतलब विद्वान है हिंदी के, उनका अलग मानना है इसमें। एक पंत साहब हैं, उत्तराखंड विश्वविद्यालय प्रोफेसर है, उनकी भी एक हिंदी की बुक आती है, उन्होंने भी बहुत सारा उसमें क्लासिफिकेशन किया हुआ है। नहीं नहीं, सुमित्रानंद पंत नहीं, एक अभी वो लाइव है सुमित्रानंद पंत, तो एक हर्षवी पंत या कुछ ऐसे करके नाम है उनका, नाम मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हिंदी के बहुत विद्वान है वो, हिंदी पे लिखते रहते हैं। तो ये हो गया। अब जैसे उदाहरण है वही युवक 60 जो मैंने बताया, वो कड़ी मेहनत करता है, पैसिव वॉइस में है, तो अब द वर्क वाज कंप्लीटेड, कार्य पूरा किया गया, एक्टिव और पैसिव। अब द वर्क वाज कंप्लीटेड, तो आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा हुआ ग्रामर में, तो ये वही है। इसको कर्तृवाच और कर्मवाच बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में कम लोग जानते हैं, इंग्लिश में ज्यादातर पता है पैसिव, एक्टिव, लेकिन ये हिंदी में कर्मवाच और कर्तवाच बोलते हैं इसको। मॉडल वर्ब्स है, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, में बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और अब मेन ये आपका जो अनुच्छेद है जो आपको प्रैक्टिस करना है, ये तो बेसिक चीजें हो गई कि भाई आपने जान लिया कैसे क्या करना है, लेकिन मेन चीज यही है कि अब देखो, पोइट्री इज द हेल्थ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। अब आप सेंटेंस को तोड़ोगे तो पहले जहां फुल स्टॉप है यहीं रुक जाओ, क्योंकि आप बड़ा पैसेज तोड़ने के चक्कर में क्या होता है, गलतियां होती हैं, और फिर आपका वो फ्लो भी टूटता है। तो आप छोटे छोटे वर्ड्स में उसको तोड़ो, पहले पढ़ो और भाव निकालो उसको। पॉवर्टी इज द हेल्थ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। अब ये एक सेंटेंस हो गया, फुल स्टॉप हो गया। अब इसका क्या है कि कविता समस्त ज्ञान की जीवनदायिनी शक्ति और उसकी परमात्मा है, सरल हिंदी लिखा है। अब यहाँ पे हो गए समस्त की जगह पे सभी भी तो लिख सकते हैं, कविता सभी ज्ञान की जीवनदायिनी शक्ति और उसकी परमात्मा है। सभी थोड़ा अनयूजुअल सा वर्ड है, समस्त थोड़ा अच्छा हिंदी लगता है,
तो हिंदी का प्रयोग करना है, मैं ये कह रहा हूँ कि कठिन हिंदी का प्रयोग नहीं करना है, बहुत क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन एक जो औपचारिक हिंदी है उसका तो प्रयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लिख रहे हो। तो यहाँ आप लिख सकते हो कविता समस्त ज्ञान की जीवनदायिनी शक्ति और उसकी परम आत्मा है, फाइनल स्पिरिट। फाइनल स्पिरिट तो कहेगा, फाइनल का तो मतलब अंतिम आत्मा होना चाहिए, तो आत्मा अंतिम कैसे होगी है ना। तो ये आपको यहाँ देखना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि भूखे भी पढ़ना है आपको। अब देखो आपके पास बहुत लंबा समय है नहीं कि आप बैठ के डेली दैनिक जागरण और अमर उजाला का तो संपादकीय पढ़ो, आपको जीएस पढ़ना है, आपके पास बहुत सारे काम है। तो मैं इसका स्मार्ट वर्ड ही मतलब बता रहा हूँ कि आप जब तक प्रैक्टिस कर लो, 5-7 मैंने दे दिया है, दिखा देना, उसमें मैं कुछ लगा दूंगा और मैं कुछ और बना के दे दूंगा फाइल, ठीक है। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा और फिर आप वहां कर लोगे, आपके माइंड में जब ये पढ़ लोगे ना इतना चीजें, तो आपके पास आ जाएगा, इतना मान के चलो। अभी जो समय है, टाइम ज्यादा रहता तो धड़ल्ले से करते रहते, टाइम कम है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ करना है, ज्यादा भावुक नहीं होना है। तो ये ठीक है, जीवनदानी शक्ति और उसकी परम आत्मा है। अब ये देखो, आप यहाँ के फाइनल स्पिरिट का करते तो ये दिक्कत होता। इनफैक्ट इम्पैथिकली मे इट बी सेड ऑफ द पोएट एज शेक्सपियर हैड सेड ऑफ मैन। अब यहाँ देखो पूरा दिया है इसको, ही लुक्स बिफोर एंड आफ्टर, ही इज द रॉक ऑफ डिफेंस फॉर ह्यूमन नेचर। अब यहाँ तो वो फुल स्टॉप है नहीं, तो आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, जहाँ आप ही लुक्स बिफोर एंड आफ्टर तक रुक जाओ, या फिर यहाँ तक रुक जाओ, इम्पैथिकली मे इट बी सेड ऑफ द पोएट एज शेक्सपियर हैड सेड ऑफ मैन, कॉमा, ठीक है, यहाँ तक रुके। और अब यहाँ कवि के विषय में निसंदेह वही बात कही जा सकती है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, इम्पैथिकली मेड बी शेड ऑफ द पोएट एज शेक्सपियर, कही जा सकती है। अब यहाँ तो ये कही जा सकती है कैसे आ गया, कैन और कुड तो यूज ही नहीं हुआ है ना, ये भी तो आएगा भाई सवाल। तो यहाँ वही भावानुवाद किया गया ताकि जो फ्रेज कह रहा है, जो ये पैसेज कह रहा है, ताकि आपको वो टूटे नहीं, है ना। तो यहाँ ग्रामर के साथ आपको वो देखना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार पूरा पैसेज पढ़ो, उसका भाव देखो और फिर करो। तो ये जो इसकी मूल आत्मा है, इसका मर्म है, वो खत्म नहीं होगा, वो ब्रेक नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा। आप लिख सकते हो उसको भी, लेकिन थोड़ा नंबर फिर मार्क्स कम आएंगे। कहने का मतलब वो ब्लंडर तो नहीं होगा, लिख सकते हो, लेकिन ये ज्यादा अच्छा और ज्यादा आइडियल है जो विलियम शेक्सपियर ने मनुष्य के बारे में कही थी। अब क्या कही थी, एवरी, फिर देखो, ही लुक्स बिफोर एंड आफ्टर, ही लुक्स बिफोर एंड आफ्टर, यहाँ पहले और बाद। लुक्स और बिफोर आफ्टर क्या मतलब है, पहले और बाद, लेकिन यहाँ क्या आया है, वह अतीत और भविष्य दोनों पर दृष्टि रखता है। बिफोर आफ्टर, बिफोर का मतलब क्या हो गया, और आफ्टर का मतलब, तो ये इस तरीके से इसको फ्रेम किया, वह अतीत और, अब ये देखने में भी सुन अच्छा लगता है, लिखने में भी, आप देखो पढ़ो तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। अब वो पहले और बाद में नजर रखता है, अब वह अतीत और भविष्य दोनों पर दृष्टि रखता है, एक अच्छा लगा, समझ में आ रहा है ना। तो भाव टूटा नहीं, इसलिए मैंने इसको, मुझे बहुत टाइम लगा था इसको करने में, मैंने भी देखा, फिर मैंने कहा यार मुझे ही पढ़ने में ऑकवर्ड लग रहा है, तो विद्यार्थियों को तो और खराब लगेगा, फिर उसको दोबारा टाइम लगता है, लेकिन आपको इस तरीके से करना है, वो मशीन अनुवाद बहुत बेकार लगेगा। तो ये देखो, अब यहाँ लुक बिफोर आफ्टर, फिर यहाँ ये होगा, तो आपको देखना होगा कि भाव, यहाँ भाव नहीं आया, वह अतीत और भविष्य दोनों पर दृष्टि रखता है। अब ही इज द रॉक ऑफ डिफेंस फॉर ह्यूमन नेचर, रॉक मतलब होता है चट्टान, डिफेंस मतलब होता है रक्षा, लेकिन देखो यहाँ क्या आया है, कभी मानव स्वभाव का सुदृढ़ रक्षक होता है, ही इज द रॉक ऑफ डिफेंस फॉर ह्यूमन नेचर, ही आया है, ही इज फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, हाँ, ही थर्ड पर्सन है, लेकिन हमने फिर ही के बदले में यहाँ क्या यूज किया है, कवि। तो आपको ये देखना है, कवि मानव स्वभाव का, द पोएट इज द रॉक ऑफ डिफेंस फॉर ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर मानव स्वभाव का रॉक ऑफ डिफेंस। अब यहां लिख देते चट्टान का रक्षा, तो ये बहुत बेकार लगता है ना। तो अब यहां लिखा कि मानव स्वभाव का सुदृढ़ रक्षक होता है, जो भाव कह रहा है, क्योंकि वो प्रेम और संबंधों की भावना को अपने साथ लेकर चलता है। बिफोर फॉर हिम एज अ फोल्डर एंड प्रिजर्वर, कैरिंग एवरीवेयर विथ हिम रिलेशनशिप एंड लव, प्रेम और संबंधों की भावना को कैरी करता है, अपने साथ लेकर चलता है, तथा मानवता के संरक्षण और संवर्धन, द पोएट बाइंड्स टुगेदर बाय पैशन एंड नॉलेज द वास्ट एम्पायर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, संरक्षण और संवर्धन का कार्य करता है, कवि अपनी संवेदना और ज्ञान के माध्यम से मानव समाज के विशाल साम्राज्य को एक सूत्र में बांध देता है। द पोएट बाइंड्स टुगेदर बाय पैशन एंड नॉलेज, पैशन एंड नॉलेज की वर्ड्स ही पकड़ना है आपको वहां, ठीक है, पैशन एंड नॉलेज, द वास्ट इंपायर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, वास्ट इंपायर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज के विशाल साम्राज्य, इंपायर मतलब साम्राज्य, ह्यूमन सोसाइटी मानव समाज, वो भी वर्ड आ गया, और
इसमें हिट भी बैठ रहा है। एज इट इज स्प्रेड ओवर द होल अर्थ, जो संपूर्ण पृथ्वी पर विस्तृत है। एज इट इज स्प्रेड ओवर द होल अर्थ, तो जो संपूर्ण पृथ्वी पर विस्तृत है। देखो इसके साथ मैच कर गया, पूरा पढ़ो, आपको ये पूरा मीनिंग अच्छा लगेगा। कवि अपनी संवेदना और ज्ञान के माध्यम से मानव समाज के विशाल साम्राज्य को एक सूत्र में बांध देता है, जो संपूर्ण पृथ्वी पर विस्तृत है। ये हो गया, ठीक है। कहाँ पे? हाँ यहाँ तो लगा दिया, इसमें बांधता है। कहाँ पे? ऊपर नहीं होगा नेटवर्क। हाँ नहीं, आप लगा सकते हो। देखो यहाँ देयर फॉर ऐसे नहीं, अगर आपको लग रहा है ना, जहाँ वर्ड का लग रहा है आपको हिंदी में, चूंकि आप भावार्थ लिख रहे हो ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ कॉमा लगा सकते हो। क्योंकि आप वर्ड टू वर्ड तो करोगे तो दिक्कत होगी, फिर वो अपना भाव ही टूटेगा उसका, तो आप वहां लगा सकते हो। ठीक। हम्म। नहीं, यहाँ तो ही का यूज हुआ है ना। पोइट। हाँ, कवियत्री लिख देते हैं कवि की जगह पे। नीचे कहाँ? वो कवि के संदर्भ में नहीं, वो कॉन्टेक्स्ट वर्ड के वो उस पूरे वाक्य में बोला गया होगा। मानवता के संरक्षण और संरक्षण कार्य करता है, करती कहाँ है? करता ही तो है, करता है। तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कभी आप इसको पढ़ रहे हो ना, ये फ्रेज, जब आप मान लो कि किसी फीमेल के संदर्भ में बात कर रहा है, तो फिर आप वहां उसके अकॉर्डिंग उसका चेंज करोगे। व्याकरण का जो लिंग होगा वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ना, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। अभी तो ये करता ही तो है। फिर कविता समस्त ज्ञान का आदि और अंत है। अब यहाँ क्या है? पोएट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज। फर्स्ट एंड लास्ट। अब फर्स्ट का होता है प्रथम, लास्ट का होता है अंतिम, लेकिन यहाँ लिखा गया है कविता समस्त ज्ञान का आदि और अंत है। तो ये भाव इसी से निकलेगा। वो मनुष्य के हृदय की भांति अमर है। यहाँ क्या वर्ड है? द इट इज इमोर्टल एज हार्ट ऑफ मैन। ये तो ठीक है, इट इज इमोर्टल ऑफ, मनुष्य की भांति अमर है, हृदय की भांति अमर है। इट इज इमोर्टल एज हार्ट ऑफ मैन, मनुष्य के हृदय की भांति अमर है ना। तो ऐसे ही करना पड़ेगा। इन द स्टडी ऑफ पोएट्री देयरफॉर एज इन द स्टडी ऑफ ऑल अदर काइंड्स ऑफ लिटरेचर, अतः कविता के अध्ययन में जैसे अन्य सभी। हाँ? क्या? हाँ वो लिख सकते हो ऐसा, मतलब जो तुमको सेंटेंस फ्रेम हो सकता है, तो आप आत्मा की भांति अमर ये लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप जो लिख रहे हो उस सेंटेंस के साथ कृत्रिम न लगे, जो मैंने पहले बताया, वो अनावश्यक न लगे। अगर वो सेंटेंस की मीनिंग को फुलफिल कर रहा है तो बिल्कुल लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आत्मा की भांति अमर है, लिख सकते हो। ये जो मैं लिखा हूँ मैंने हिसाब से बनाया, तो अब ये जो मैं लिखा, ये अंतिम सत्य यही है। ये तो मैं आपको बताने के लिए बना रहा हूँ, और एक अच्छा तरीके से है। लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ इस तरीके से लिखना चाहिए, आपको एक उससे आइडिया आएगा, फिर आप उसको दूसरे जो मैंने दिया है पैसेज उसमें आप लिख लिख के लाना उसको। अतः कविता के अध्ययन में जैसे अन्य सभी साहित्यिक विधाओं के अध्ययन में हमारा ध्यान सर्वप्रथम स्वयं कवि की ओर जाना चाहिए। काइंड, हाँ काइंड, जिसको आप प्रकार बोल रहे हो, स्वरूप बोल सकते हो, विधा बोल सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वोकेबलरी बहुत जरूरी है, और जिस सेंटेंस में फिट कर रहे हैं उस सेंटेंस से मैच कर रहा है कि नहीं, ये जरूरी है। विधा यहाँ ज्यादा 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 उचित लगा, ज्यादा अप्रोप्रिएट लगा, इसलिए विधा लगाया। अतः कविता के अध्ययन में जैसे अन्य सभी साहित्यिक विधाओं के अध्ययन में हमारा ध्यान सर्वप्रथम स्वयं कवि की ओर जाना चाहिए। उसके व्यक्तित्व, उसकी विश्व दृष्टि, जीवन के प्रति उसकी व्याख्या तथा उसकी रचनाओं में निहित उसकी विशिष्ट अनुभूति की ओर। यद्यपि आगे चलकर हम कला एवं शिल्प, उद्गम तथा ऐतिहासिक महत्व जैसे प्रश्नों में गहरी रुचि लेने लगते हैं। अब इसमें क्या लिखा होगा? एज इन द स्टडी ऑफ ऑल अदर काइंड्स ऑफ लिटरेचर, कॉमा दिया है। तो अब यहां देखो, ऑल काइंड्स ऑफ लिटरेचर, कविता के अध्ययन में जैसे अन्य सभी साहित्यिक विधाओं के अध्ययन में हमारा ध्यान सर्वप्रथम स्वयं कवि की ओर जाना चाहिए। आवर अटेंशन, हमारा ध्यान, मस्ट फर्स्ट बी डायरेक्टेड टू द पोएट हिमसेल्फ। भाई कवि की ओर जाना चाहिए, कहने मतलब कवि के स्वयं की ओर लिखोगे या कवि की ओर। टू हिज पर्सनैलिटी एंड आउटलुक अपॉन द वर्ल्ड, विश्व दृष्टि, जीवन के प्रति उसकी व्याख्या तथा उसकी रचनाओं में निहित उसकी विशिष्ट अनुभूति की ओर। यद्यपि आगे चलकर, however होगा, however deeply we may presently become interested in questions of art and form, origins and historical importance, these primary aspects
ऑफ पोइट्री मस्ट नेवर बी परमिटेड टू स्लिप आउट ऑफ आवर साइट। स्लिप आउट ऑफ आवर साइट मतलब क्या? हमारी दृष्टि से ओझल हो जाए। एग्जैक्टली, ओझल किसने बोला? हाँ, ये ओझल, ओझल वर्ड अच्छा लगा, तो ये होगा, द्वितीय होगा। तथापि कविता के इन मूल तत्वों में कभी भी हमारे दृष्टि से ओझल नहीं होने देना चाहिए। ये कोई और वर्ड आ रहा था, फिर मैंने इसको ओझल किया था, ये कुछ और आ रहा था। ये यही होता है, ये मर्म आपको ऐसे निकलेगा। हैं? अब देखो, मैं यही बता रहा हूँ कि डेवलप करने का देखो कोई ऐसा तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब आपके पास जितना समय है, इसमें प्रैक्टिस ही एकमात्र उसका मतलब उपचार है ना, उपाय है। ये है कि आप इसको पढ़ लो, मैंने और भी दिए हैं, पूरा पढ़ लेना। सारा पैसा आपको इसी तरह मिलेगा, भावार्थ के साथ जो मैंने लिखा है, तो मैं अच्छा खासा मेहनत लगा था, इसलिए ये मैं आज आ पाया। हम्म हम्म कहाँ? वही तो मैं कह रहा हूँ, कई बार वो जो अगर सेंटेंस का वो वर्ड वो पूरा हो गया तो जरूरी नहीं कि वो वर्ड छूट गया। आपका मर्म आ रहा है कि नहीं वो देखो ना आप। ये जरूरी नहीं कंप्लीट नहीं आया, मैंने कहा था फर्स्ट एंड लास्ट, तो प्रथम और अंत तो आया नहीं, आदि और अंत आ गया। ये तो देखो ना उसके साथ, प्रथम, फर्स्ट एंड लास्ट, बिफोर एंड फ्यूचर, बिफोर एंड आफ्टर क्या आया था? अतीत और भविष्य। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो आप एक, अभी तो मैंने ये बताया, आप घर जाके उसको पढ़ना, और भी जो दिया हुआ है पूरे पूरे अच्छे से पैसे पढ़ना समझना। उसके बाद जो मैंने वो दिया, जो भी ना बुक्स मिला आपको, वो प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस करके आना। प्रैक्टिस सेट नहीं मिला क्या? मिल जाएगा, वो सर शेयर कर देंगे, मैं दे दिया गया सर को। तो गजेंद्र सर, मैंने अभी फिलहाल 5 दे दिया है, बाकी मेरे पास समय मिलेगा मैं शेयर कर दूंगा, आप टेंशन मतलब दे दूंगा। और मैं उसको हरियाणा पीसीएस के अकॉर्डिंग बहुत क्लोज करके ही बनाया हूँ पैसेज, ताकि वो आपको लगेगा। बाकी तो गॉड नोज क्या आएगा नहीं आएगा, लेकिन हाँ इतना तो हम कर सकते हैं कि जो पैसेज पिछले 5-7 सालों में यूआईक्यूज में आए थे उसके अकॉर्डिंग ही मैंने बनाया है, और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट भी किया है। मतलब कर सकते हो, अगर आपके पास समय है तो कर सकते हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी जितना दिया है उसको पूरा अच्छे से पढ़ो, आपको एक आइडिया जरूर आएगा। अभी तो आपने अभी 1 घंटे क्लास में कितना आइडिया आ गया ये बताओ। अब घर जाओगे, पढ़ोगे, बार बार देखोगे उसको, और मैंने जो प्रैक्टिस सेट दिया है उससे बनाओगे, तो आपके पास एक आइडिया आ जाएगा। क्योंकि ये काम क्या है कि आपने कभी किया नहीं, अब सडन अभी बैठे मेरे क्लास में और मैं आपको दूं, और आप चाहोगे कि कल जो आएंगे तो धुआं धुआं कर देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो वो होता होता है, प्रैक्टिस से होगा। आप 1 हफ्ते के बाद देखना, आप 2 घंटे डेली देना इस पे, 1 हफ्ते के बाद देखना आपको ट्रांसलेशन इजी लगेगा। और ये ट्रांसलेशन इस तरह करोगे तो जो परीक्षक है विवश होंगे, भाई 6.5-7 नंबर देंगे इसमें, क्यों नहीं देंगे? वो फिर कहाँ देंगे नंबर? वो कहीं गलतियां ही नहीं की हमने और मैंने अच्छे से लिखा है, तो 6 नंबर क्यों नहीं देंगे? 6.5 नंबर देंगे। ठीक है, उनके ऊपर है, उनका प्रेरोगेटिव राइट्स है, लेकिन थोड़े ना 2 नंबर मिलेगा इसमें, 3 नंबर लायक है ही नहीं लिखा हुआ, कहीं से नहीं लिखा है। न तो मात्रात्मक त्रुटियां हैं, न कोई लिंग दोष है, कोई व्याकरणिक दोष है। इतने अच्छे तरीके से लिखेंगे तो वो विवश होंगे, 7 नंबर देंगे। 10 में से 7 नंबर आना ही आना है, 6.5-7 नंबर आप मान के चलो। तो इस तरीके से आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ 70 नंबर आ सकता है, क्यों नहीं आएगा? लिखने का तरीका और चीजें हैं वो। अब आपके पास समय कम है, आपने पहले नहीं पढ़ा है, वो कोई बात नहीं है। अब समय कम है तो घबराने वाली बात नहीं है, आपके पास और भी चीजें हैं, लेकिन आप आपको इस लाइन पे काम करना है, इस लाइन में मैं बता रहा हूँ, आराम से 65 अंक 70 अंक तक आएंगे। ठीक है भाई, जब हम गलतियां ही नहीं करेंगे, लिखेंगे, तो परीक्षक भी तो, उनको भी तो लगेगा, वो कोई कठोर दिल तो होंगे नहीं, उनको लगेगा लिखा है, मेहनत किया है तो नंबर दो। अब इसको भी पढ़ना घर जाके, ये 2022 वाला है। तो पैसेज इसलिए मैंने कहीं और से उठाया नहीं, मैंने हरियाणा पीसी से उठा लिया, क्योंकि भाई वही आया है, तो वो ज्यादा अच्छा है कि आप उसको देखो, इसलिए मैंने उसको ही उठा के दिया। और जो मैंने दिया है ना पैसेज प्रैक्टिस में, वो आईएएस वाला है, एमपीपीसीएस में है। ये क्या करते हैं ना, ये जो हमारे परीक्षक लोग होते हैं, इन लोग भी कहीं कहीं उठाते हैं कई बार। ये जरूरी नहीं, हो सकता है कहीं सीडीएस में आया होगा, कहीं कहीं आया होगा पैसेज, हमें पता नहीं है, आता है कहीं से उठा लेते हैं, इनके पास रहता है पुल। तो आपके पास ये जरूरी है कि आप इसको पढ़ लो और आराम से कर लोगे। अब इसको देखना, अब जस्ट एज फिजिकल ट्रेनिंग वाज टू बी इम्पार्टेड थ्रू फिजिकल एक्सरसाइज, ये कर लेना, एक बार देख लेना। इसलिए मैं 22 का भी दिया है, फिर 17 का दिया है, जितना भी था वो सारा दे दिया मैंने। तो आपको एक आइडिया आ गया, पहले पढ़ लेना। अब जब कल आप आओगे ना पढ़ के और वो प्रैक्टिस करके, तो बहुत इंप्रूव होगा। 2 दिन के बाद और होगा, 3 दिन, ग्रेजुअली होगा, तुरंत होगा नहीं। अब क्योंकि आपने इसको सर स्टार्ट वो ही किया कैप है। कहाँ से तैयार करना है? ये क्या हुआ? वो कैप में दिक्कत आ रही है, वोकैबलरी में। वोकैब में दिक्कत आ रही है? यस सर। वोकैब में क्या दिक्कत आ रही है? सर मतलब वो हिंदी के वर्ड्स जैसे ट्रांसलेशन में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कोई बुक पढ़नी चाहिए या न्यूज़पेपर? देखो जैसा मैंने बताया, अभी आपके पास अब टाइम कम है, अगर मैं रिकमेंड कर भी दूंगा और आप अपनी एनर्जी उधर लगा लोगे कि बुक्स पढ़ने का समय, अभी क्या है कि आपको स्मार्ट स्मार्ट तरीके से काम करना है ना।
अभी मैं अगर बुक को रिकमेंड कर दूं कि ये बुक पढ़ लो, ये मैगजीन पढ़ो, अब घर जाके आप 2 ढाई घंटे इस पे लगाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए फिर वो अनप्रोडक्टिव होगा, है ना। तो मुझे लगता है कि अभी जो बता रहे हैं, अब वोकेब देखो, वोकेब तो आप एक दिन बढ़ा नहीं सकती हो। वोकेब बढ़ाने के लिए आपको हिंदी की नॉवेल, न्यूज़पेपर्स का एडिटोरियल, जैसे हिंदू का कोई पढ़ता है इंग्लिश वोकेब बढ़ाने के लिए, तो वो करना होता है। ये आप फिलहाल जितने पैसेज दिए हैं ना हमने, वो आप उसको पढ़ो, उसका हिंदी का अनुवाद देखो। और फिलहाल देखना हो तो अगर आपको लग भी रहा है कि एकदम मतलब कमजोर स्थिति है या आपको लग रहा है देखना है, तो हरदेव बहरी की एक पुस्तक आती है, डॉक्टर हरदेव बहरी की। वो अगर आपको मिल रहा है आपके आसपास जहां आप रहते हो, तो आप वहां से ले लेना। ठीक है। सर राघव प्रकाश है वो रेफर करें क्या? राघव प्रकाश की भी रेफर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। राघव प्रकाश में भी देखो पैसेज जहां आपको इंग्लिश और हिंदी, वोकेब के लिए मैंने इसलिए कुछ कुछ सेंटेंस मैंने जो दिए थे ना, वो ऐसे सेंटेंसेस हैं जो बार बार पैसेज में रिपीट होते हैं। ठीक है। जैसे किसी एमपीपीसीएस वाले एग्जामिनेशन में आ गया, यूपीएससी के एग्जामिनेशन में आया हुआ है, तो उस पैसेज का वोकैब के साथ मैंने इंग्लिश के साथ हिंदी में दिया हुआ है। अब ये जरूरी नहीं है, ये संजोग हो सकता है कि वो आ भी जाए, संजोग हो सकता है कि नहीं भी आए, गारंटी तो किसी चीज की। हाँ, डॉक्टर हरदीप बारी, उसमें भी पैसेज दिया हुआ है। हरदीप बारी बहुत मानक हिंदी किताब मानी जाती है। डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे भी है डॉक्टर, लेकिन अब मैं इतनी किताबों का इसलिए रिकमेंडेशन जिक्र करना नहीं चाह रहा हूँ, ये इन्होंने बता दिया इसलिए मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ। हाँ, क्योंकि नालंदा पब्लिकेशन के ले लो आप, पढ़ने के लिए ले लो, आधा घंटे घंटे पढ़ लेना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अब बहुत विशेष बल देने की आवश्यकता इस पे नहीं, मैं बता रहा हूँ इस पे पढ़ो, क्योंकि अब क्या एनर्जी इसमें लॉस होगा आपके पास। अभी इतने सारे पढ़े हुए हैं एसपीएस में। नहीं, प्रैक्टिस बुक क्या? हाँ, प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस बुक नहीं, मैंने तो क्वेश्चन बना दिया, ये बना दिया, और उसके बाद फ्री, जो कि मुझे क्लास के अब लिखना होगा तो उसमें टाइम लगेगा। तो आप फिलहाल ये करो, और वो ले सकती हो तो राघव प्रकाश की पढ़ लो, आपके पास राघव प्रकाश की बुक है ना, तो आप उससे पढ़ो। और अभी चूंकि आप मेंस आपको देना है जून में, आपके पास समय कम है, फिर भी आप आधे घंटे अगर एडिटोरियल पढ़ सकते हो दैनिक भास्कर, जागरण, राष्ट्रीय जागरण का, तो आप आधे घंटे निकाल कर पढ़ लो। वोकेब आपका उसमें भी मतलब ठीक ठाक हो जाएगा। दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण पढ़ो ना। देखो, अखबार को इस तरीके से पढ़ो कि पैसेज में भी काम आएगा, जनरल स्टडीज में भी काम आएगा। अब पर्यावरण पे कोई अनुच्छेद आया हुआ है, अब मूल अधिकार पे कोई मान लो आर्टिकल आ गया, आपने मूल अधिकार वाला आर्टिकल पढ़ लिया, उसमें शब्दावलियां भी आपकी मजबूत हो गई, और जनरल नॉलेज भी आपका अच्छा हो गया, जीएस भी पढ़ लिया आपने, तो आप तो इंटरलिंक तरीके से पढ़ो। पढ़ना है तो स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, सिर्फ हिंदी के लिए नहीं पढ़ना है। अब साइंस टेक्नोलॉजी पे कुछ आ गया है ना, तो अब उसको पढ़ा तो विज्ञान, देखो जनरली होता क्या है कि जो नॉर्मल एजुकेशन पे आएगा या साइंस टेक्नोलॉजी पे कोई पैसेज आ गया, तो उसमें साइंस टेक के जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसको समझना मुश्किल होता है, फिर उसका हिंदी में अनुवाद करना दिक्कत होता है, क्योंकि हमने उस साइंस टेक के कई वर्ड्स को इंग्लिश में पढ़ा है, समझा है, हमारा दिमाग भी इसी तरह से काम करता है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार इजी भी आते हैं, लेकिन आप इन चीजों पे काम करोगे तो आप एटलीस्ट इतना है कि ये ठीक ठाक मार्क्स ला सकते हो, कहने का मतलब ये है, क्योंकि अब समय कम है, बाकी तो करने के लिए बहुत टाइम है, लेकिन आप अगर अपनी ऊर्जा उधर लगाओगे तो आपके पास जो और सारे सेक्टर हैं वो छूट जाएंगे ना। फिलहाल अगर आधा एक घंटा दे सकते हो तो आप राघव प्रकाश की बुक आपके पास है, आप वही पढ़ो, और दूसरी बुक मत लेना, मेरा तो यही रहेगा रिकमेंडेशन अभी फिलहाल, क्योंकि मेंस का टाइम बहुत क्रूशियल टाइम होता है, इसमें आप ज्यादा उलझ जाओगे तो फिर वो दिक्कत होगी। हम्म, जैसे क्लाइमेट, आप कई चीजें नहीं मिलेंगी उसको। देखो, अब डिजिटल को आपको मैंने क्या कहा, आपको वर्ड्स के उस चक्कर में नहीं पढ़ना है, आप डिजिटल को देवनागरी लिपि में डिजिटल लिखो, कोई इशू नहीं है, नंबर नहीं कटेगा। डिजिटल का जो परीक्षा के बेचारे वो उनको भी पता नहीं होगा, जो जांचेंगे ना, डिजिटल हिंदी पूछ लेना, उनको बता देना। हम्म, आभासी, आभासी कहते हैं, डिजिटल का नहीं है, तो जब नहीं है तो हम क्यों अपने मन से बनाएं उसको, हम डिजिटल ही तो लिखें। वही मैं कह रहा हूँ, कंप्यूटर को अगर आप संगणक ना लिखे कंप्यूटर लिखोगे तो कहीं से गलती नहीं होगी। डिजिटल को आप बता रहे हो ना, डिजिटल को आप देवनागरी लिपि में डिजिटल लिखो, क्योंकि वो प्रयोग की भाषा वही है, ज्यादातर वही होता है प्रयोग। आप देखो कहीं कहीं से कोई मार्क्स नहीं कटने वाला है। आप देखो यूपीएससी का गाइडलाइन, भाई यूपीएससी तो सबसे बड़ी बड़ी बॉडी है एग्जामिनेशन की, यूपीएससी क्या लिखता है कि मुख्य परीक्षा में से गाइडलाइंस पढ़ना। यूपीएससी की का लिखावट उसमें ये है, जो गाइडलाइंस है कि आप जब हिंदी में मुख्य परीक्षा लिख रहे हो, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टर्मिनोलॉजी को आप हूबहू वही टर्मिनोलॉजी लिखो, सिर्फ देवनागरी लिपि में लिखो। ये यूपीएससी कह रहा है, उसको पता है। किसमें? यूपीएससी ना ना 10% नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया हुआ है, लिख सकते हैं देवनागरी, आप देवनागरी लिपि लिख सकते हो। अब जो चीज वर्ड अवेलेबल नहीं है या रोजमर्रा की भाषा में हमने प्रयोग ही नहीं किया है, उसको लिख सकते हो। हाँ, रिजिलियंट, लचीलापन। हाँ, हाँ,
अब इसके लिए ढूंढना पड़ेगा मुझे, ध्यान ध्यान तुरंत नहीं आ रहा है। क्लाइमेट रेजिलियंट, कुछ कुछ तो वर्ड्स को यार देखना पड़ेगा। और प्लस दूसरा क्या है ना, जो सेंटेंस अब जैसे आपने उठाया ये वर्ड क्लाइमेटोलॉजी रेजिलियंट, आपने जिस कॉन्टेक्स्ट में उठाया ना, उस कॉन्टेक्स्ट को देख के फिर वहां अनुवाद करना पड़ेगा। इसमें ऐसा ही होता है। अब कई बार क्या होता है कि आपने वर्ड उठा लिया किसी कॉन्टेक्स्ट में, अब मुझे वो कॉन्टेक्स्ट पता ही नहीं है, मैं कुछ अनुवाद करूंगा तो आपको देखना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट कहाँ से लिया आपने उसका, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये तो हो गया। हाँ, पत्र लेखन भी तो है भी। मैं तो 5 बजे क्लास स्टार्ट किया था, मैंने कहा था कि 2 घंटे क्लास लेना है, मतलब ताकि पत्र लेखन भी कंप्लीट हो जाएगा आपका ना, वो भी तो जरूरी है। हाँ, क्या कुछ बोल रहे हैं क्या? परेशान है जो 12 बजे से, देखो ये मैं समझता हूँ, लेकिन ये क्या है कि अब आप लोगों के लिए तो है, अब नहीं करोगे तो फिर छूटता जाएगा। मुझे भी लग रहा है कि मैं इसलिए ज्यादा लंबा लंबा क्लास चक्कर में था नहीं, सर ने कहा कि 2 घंटे का कम से कम दो जो सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जाएंगे, इधर उधर बात, इसलिए इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं। वो पूछे इसलिए मैं ना रिकमेंडेशन कर रहा हूँ ना मैं ज्यादा बता रहा हूँ, कि आपको उतना ही करना है। और मुझे पता है कि ज्यादा बताने से भी कर भी नहीं पाओगे, आपके पास और भी ज्यादा वर्कलोड, तो उतना ही करना है। तो 2-2 घंटे की क्लास चलेगी, 5-7 दिन की क्लास में खत्म कर देंगे। कम से कम जो पूरा कम से कम ओवरव्यू तो हो जाएगा, ना होने से तो अच्छा है कम से कम इतना हो गया। तो ये तो हो गया। अब पत्र लेखन पे आ जाते हैं। तो आप ट्रांसलेशन वाले में तो यही करो कि अब जो दिया है उसको पूरा पढ़ लो, सारे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं, और प्रैक्टिस करके जो सेट मिलेगा उसका अनुवाद कल करके ले आना लिख के, उसको एक बार देख लेंगे। अब हम आते हैं पत्र लेखन पे। 10 अंकों का ये मसला है, अब वो भी 10 अंक का मसला है भाई, इसी पे थोड़े जोर लगाना है, 10 में से 6 6.5 आ जाएगा, अब उसको तो देखना है। अब इसमें कोई सहयोग करो मेरा कि वो कहाँ से खुलेगा दूसरा फाइल, दूसरी फाइल जो, हाँ वो पीडीएफ फाइल ही थी, उसको खोल देते हैं। वो उन्होंने कहा तो था मैं, लेकिन यूजर फ्रेंडली इसका नहीं हो तो पता नहीं चला। तो अभी आपके पास जो समय है ना उसके अकॉर्डिंग ही काम करो, स्मार्ट स्ट्रेटजी ही अपना के काम करो। एससीएस में आगे हम लोग भी पढ़ते थे यूपीएससी में, तो अब जो चीज छूट गया मुझे पता है कि 10 दिन में हो नहीं पाएगा, उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना है कि एटलीस्ट हम अपने मार्क्स ले आए। अरे 55 नंबर भी आएगा, 60 नंबर भी आएगा, आ तो जाएगा कम से कम, कहने का मतलब है इतना ले आना है। और जिस जो मैं बता रहा हूँ, आप मान यकीन मानो 55-60 ले आओगे। मैं मैंने देखा है कहाँ कहाँ मामला फंस सकता है। एक तो वो विलोम वाला शब्द है, वो दे दूंगा मैं, कम से कम उसमें से फंस जाएगा मामला। 5 आते हैं 2.5 अंक के, विलोम हो गया। दूसरा आता है शुद्ध शब्द, शुद्ध अशुद्ध भी दे दूंगा मैं, देख लिया प्रीवियस ईयर कहाँ से पूछते उतना बना दूंगा ना, इतने लिस्ट बता दूंगा आपको, उसमें से आएगा ही आएगा। 2.5 2.5 5 नंबर वहां आ जाएगा। वहां आप 5 के 5 लिख सही करके आओगे तो 2.5 अंक मिलेंगे आपको। क्यों काटेंगे जब आपका सही तो। दूसरा मुहावरा वाला आता है, और चौथा आता है 2.5 अंक का, कौन सा आता है, अनेकार शब्दों के एक शब्द, वो दे दूंगा। तो 5 मतलब 10 नंबर यहाँ से, तो 10 में से 9 तो आ सकता है कम से कम, 8 नंबर तो आ सकता है। तो मार्क्स कहाँ से कैसे फेच करना ये देखना है अभी, ये टाइम यो है। अब इसके पीछे नहीं पड़ना है कि क्लाइमेट रेजिलियंट का वर्ड नहीं मिल रहा क्या करेंगे। ये आ गया यार, इसमें चल जाएगा क्या? अरे ये क्या हो गया? ये तो ज्यादा साइंटिफिक। अच्छा ये बताओ कि इसमें पेन चल जाएगा क्या? वो वही चेक करो। तकनीकी सहयोग के लिए यार उन्हीं को आवाज दीजिए, आ जाएंगे वो, क्या नाम है, रवि जी, हाँ उनको। तो पत्र लेखन का भी तो आप ना, मैंने पूरा डिकोड किया हुआ सिलेबस को। आप मेरी कोशिश ये रहेगी, हमारी मतलब हमारी कोशिश, मेरी नहीं मतलब हमारी हमारी कोशिश ये है कि आप कम से कम 60-65 अंक तक इसमें अर्जित करो। अभी कम समय में भी कर सकते हो स्मार्ट स्टडीज, कम समय कम है, लेकिन स्मार्ट स्टडीज के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब ज्यादा पढ़ने के चक्कर में नहीं रहना है कि हम वो पढ़ लें ये पढ़ लें, क्योंकि अब राघव प्रकाश हरदेव बैरी कहाँ पढ़ पाओगे, कितना निबंध पढ़ना है। तो वो जहां मैं बताया कि वो विलोम वाला शब्द, अनेकार्थक शब्द, शुद्ध शब्द, वहां आप कर सकते हो, वहां आप 2.5 में 2.5 मतलब मार्क्स आएंगे ही आएंगे, गलती नहीं होगी तो 10 नंबर वहां हो गया। निबंध का एक पार्ट है, निबंध 30 नंबर का आता है। आप देखो निबंध 30 अंक का आता है, तो निबंध में आपको 4 में से एक निबंध लिखने हैं। अब जरूरी नहीं, आपके पास 4 विकल्प हैं, आपको जो लगता है कि आप जिसपे कंफर्टेबल हो, जिसपे आपकी अच्छी पकड़ है, उसको करो। 20-22 नंबर निबंध में उठाओ, 10 नंबर यहाँ हो गए, 22 और 10 32, चलो हम नॉर्मल मान के चलते हैं, 31 नंबर यहाँ से हो गए। उसके बाद उधर बचता है, फिर भी कितना बच जाता है, अवेलेबल नहीं है वो। अच्छा, अच्छा हाँ ये बताया था। अच्छा
हाँ यार, कुछ तो बताया था उन्होंने ऐसे करने के लिए। हाँ हाँ। आप लोग जो कि इस बोर्ड से फैमिलियर हो, मैं पहली बार इस पे पढ़ा भी रहा हूँ तो। हाँ, चलो कोई नहीं, अभी मैं इस पे देखता हूँ। हाँ, ये तो बड़ा खतरनाक मसला है इसमें। तो मैं ये बता रहा था, तो वहां से नंबर ला सकते हो, ठीक है। अब नंबर की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, कहाँ का नंबर लाना है आपको। यहाँ 30 नंबर में अच्छा निबंध लिखोगे ना, 18 से 20 मार्क्स आते हैं निबंध में। मैं 30 में 30 नहीं कह रहा हूँ, 30 में 30 आता भी नहीं है। 18 से 20 मार्क्स यहाँ आ गया, 9 उधर ले आए, 29 नंबर उधर ले आए, ठीक है। उसके बाद पत्र लेखन है, सार लेखन है, सारांश है हिंदी वाला। तो वहां भी अगर 6 6 5 5 नंबर भी ले आओगे तो कम से कम 50 प्लस आराम से हो जाएगा। 55, 50 55 तो आराम से हो जाएगा। 50 55 हो जाएगा तो भी बढ़िया नंबर है फिलहाल इसके लिए। लेकिन हम कोशिश ये करें, 70 प्लस की गारंटी आप लोगों को, मतलब 70 प्लस वाला काम करा के जाए। तो कितना भी कम करो तो 65 तक तो खींचो ही खींचो मार्क्स, क्योंकि जब मेरिट में ऐड होना है तो एक एक अंक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ यहाँ से ना, हाँ यहाँ से। यार ये गायब हो गया फिर, आ गया क्या इसको? अरे, अच्छा हैंग हो गया क्या? अच्छा, हैंग हो गया। पत्र लेखन में भी कई कई तरह के पत्र लेखन होते हैं। एक तो पत्र लेखन में भी बहुत तरह का पत्र लेखन है। सिंपल पत्र लेखन है, और कार्यालय आदेश है। एक होता है अर्ध सरकारी पत्र, एक होता है सरकारी पत्र। पत्र भी बहुत आसान नहीं है। मैंने देखा हरियाणा पीसीएस में पूछा गया, पत्र लेखन लगता था, और अब टेलीग्राम व्हाट्सएप और मेल के युग में तो पत्र लिखता कौन है भाई? पत्र लिखना ही छूट गया है। हाँ? वही कह रहा हूँ, तो अब तो, और खास करके एस्पिरेंट्स कौन पत्र लिख रहा है? मुझे तो नहीं लगता है किसी ने पिछले 10 सालों में किसी ने किसी को पत्र लिखा होगा। मेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, एसएमएस कर देते हैं। तो हाँ, तो अब तो इतना मतलब आ गया है, ये वेलकम ही कर रहा है अभी तक। तो अटक गया है। तो पत्र लिखन में भी अलग अलग वैरायटीज हैं, तो आपको देखना पड़ेगा उसमें। मैं जितनी भी हरियाणा पीसीएस में आया हुआ है ना, वो मैंने करा दिया कम से कम। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हरियाणा पीसीएस ने 2011 में 14 17 22 23 में जितना पूछा वो सब मैं करा दिया। अब अलग बात है कि वो अलग इसका देखिए कुछ बुलाइए कि तो वो अगर उतना भी आप कर लोगे तो हो जाएगा। कार्यालय आदेश, हम्म, वो सारा बता दूंगा मैं। वो सारा बता दूंगा, फॉर्मेट ही मेन है इसमें। मेन फॉर्मेट है, बाकी तो कंटेंट पता ही है। अब जल, थोड़ा अच्छा, इसलिए हो रहा है। अच्छा अच्छा, इसकी भी हाँ, ये सुबह चल रहा है, लेट हो गया होगा। रीस्टार्ट हो जाएगा फिर से। हाँ वो तो कर लिया था मैं, कितना रहेगा, फिर लिख सकते हो। एक बार तो सर थोड़ा सा दिक्कत है, एक दो दिन में फैमिलियर हो जाएंगे इससे। लेकिन कर लिया था सर, एक बार हो गया था तो एक बार तो कर लिया था। दूसरी बार में वो दूसरी फाइल अपलोड करने के चक्कर में दिक्कत हो गई फिर। एक दो फाइल वो रवि करके तो गया था यहाँ से, लेकिन वो दूसरी फाइल जो आई ना, वो नहीं आई सर। वो फाइल, हाँ दूसरी फाइल तो सेव है, लेकिन वो यहाँ नहीं आ रही थी बोर्ड पे। हाँ सर, बस अभी ही चाहिए थी। पत्र लिखने वाला क्लास में, डाउनलोड वाले सेक्शन में। ये है सर पत्र लिखन, पत्र लिखन, ये। हाँ, और इसको मैं लिखना है सर, लिखने के लिए। अच्छा, ये ये अच्छा, एक सेकंड ना। अच्छा यार, इसको ओके करना है। हाँ हाँ राजीव, थैंक यू सर। हाँ ये यही रिजल्ट, ठीक, ठीक है, ठीक है। फिर जब नीचे हाँ, इस फास्ट करो।
ये नेक्स्ट का करंट जाएगा छोटा, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस पहले का थोड़ा वेट करो। हाँ, एक सेकंड पहले बताया था। फिर कल से ड्यूटी कर लेंगे सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। इरेजर पेन, हाँ इसको मैं पेन में कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। तो पत्र लेखन का जो बता रहा था प्रकार, पत्र लेखन में एक तो वही कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश भी हरियाणा पीसीएस ने पूछा है एक बार, 2017 वाले पेपर में पूछा है। इधर दो, जो लास्ट दो पेपर जो है 23 में और 22 में, उसमें नॉर्मल पत्र ही पूछा है। जैसे नगर निगम को एक पत्र लिखो, जल बोर्ड्स के अध्यक्ष को जल की समस्या के संदर्भ में, तो ये बहुत फॉर्मल होते हैं, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत आएगी आपको कार्यालय आदेश में। कार्यालय आदेश वाले में दिक्कत क्या है वो मैं इस पर चर्चा कर देता हूँ। कार्यालय आदेश में दिक्कत माइट भी हो सकता है, पूछ दे इस बार, पूछ दे अगले बार, पूछ दे, कौन कौन जानता है। अब देखो पत्र लेखन में क्या है कि पत्र लेखन तो क्या है कि आप भाई कंटेंट आपके पास है। अब समस्या होती है कि कहाँ लिखना है, सेवा में, प्रेषक, किसको भेजना है, पता, डेट, तारीख, ये सब ये इंपॉर्टेंट होता है। पत्र लेखन भावों और विचारों के आदान प्रदान का एक शक्तिशाली माध्यम है। पत्र का लेखक जहां अपना संदेश पत्र के माध्यम से भेजता है, वो अपनी इच्छाएं, शिकायतें, आवश्यकता उपयुक्त व्यक्ति तक पहुंचा देता है। पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसका हमारे जीवन में प्राय उपयोग होता है। झूठ बात बोल रहा है, कहाँ उपयोग होता है? तो उतना नहीं है। अब तो व्हाट्सएप और मेल से ही होता है, लेकिन हाँ कार्यालय और व्यवसाय संबंधी पत्र भी अधिक लिखे जाने लगे हैं। व्यापारी एक दूसरे को अपने व्यवसाय से संबंधित पत्र लिखते हैं, ग्राहक जानकारियां प्राप्त करने के लिए पत्र लिखते हैं, ये तो नॉर्मल बातें हैं। फिर नगर निगम, गृह मंत्रालय, स्थानीय सांसद, पार्षद, म्यूनिसपैलिटीज वगैरह को आप पत्र लिखते हो। जनरली पत्र का मसला वहीं तक सीमित है और उसी के लिए भी आपको लिखना है, क्योंकि आप कल सरकार के अंग बनोगे तो पत्र आपके पास आएगा, आपके कार्यालय में आपको लिखना है, ड्राफ्ट करनी है आपको। पत्र लिखने में निम्न तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब जैसे इसमें ये इंपॉर्टेंट है, पत्र में आप जब पत्र लिख रहे हो तो आपको इंपॉर्टेंस ये देखना है कि आपको लिखना क्या क्या है। ये बहुत चीज, छोटा चीज है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना, पत्र आराम से लिख लोगे। मैं बता दूंगा बाकी फॉर्मेट जितने आए हैं उस फॉर्मेट में बता दूंगा। संक्षिप्तता, शॉर्ट होना चाहिए जो आप लिख रहे हो, बहुत ज्यादा विशाल नहीं लिखना है। अब मान लो कि ट्रांसफार्मर लगाने के लिए विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को एक पत्र लिखें। आपके मोहल्ले में बिजली की संकट है, लो वोल्टेज की समस्या है, इसी तरह के पत्र आते हैं। तो अब आप विद्युत अभियंता को एक पत्र लिखोगे भाई, इलेक्ट्रिक इंजीनियर को, तो क्या लिखना है? तो उसमें शॉर्ट लिखना है, मुद्दा क्या है, विषय क्या है, उस पर आना है। संक्षिप्तता का अर्थ उसके आकार का छोटा या बड़ा होना नहीं है, ये बहुत जरूरी लिखना। पत्र की प्रकृति और उसके विवरण पर निर्भर करता है कि पत्र का नेचर है वो कैसा है। अगर आपको लग रहा है, अब देखो उदाहरण के लिए जो दो बात दो पंक्तियों में कहनी थी उसके लिए दो पृष्ठ में कही जाए, तो यह माना जाएगा कि यहाँ संक्षिप्तता का ध्यान नहीं रखा गया। वहीं दूसरी ओर दो पृष्ठ में सभी अनिवार्य बातें अगर आ गई हैं जो आप कहना चाह रहे हो और कोई शब्द नहीं कटा है तो संक्षिप्त कहलाएगा। और यह ध्यान रखें कि पत्र में लिखी गई बातों का दोहराव नहीं हो कि आप दोबारा फिर वो उसको लिख रहे हैं फिर उसको लिख रहे हैं, ऐसा। सरलता तो भाई बहुत जरूरी है, पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, आसान और दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं होनी चाहिए इसमें, पत्र में तो जरूरी है। शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए, क्लिष्ट और अलंकारिक शब्दों के प्रयोग से यथासंभव बचना चाहिए। छोटे छोटे वाक्य बनाएं, छोटे अनुच्छेद बनाएं और वाक्यों का क्रम ध्यान रखें, एक बात से दूसरी बात जुड़ती हो। क्लिष्ट की हिंदी, क्लिष्ट क्लिष्ट की क्लिष्ट ही है, क्लिष्ट मतलब कठिन, कठिन, हार्ड, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, उसे हिंदी में क्लिष्ट कहते हैं। क्लिष्ट मतलब नहीं होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सरलता बहुत जरूरी है। एक बात से दूसरी बात जुड़ती हो, मतलब कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्टेड वर्ड हो, ऐसा नहीं कि आप कुछ और कह रहे हो दूसरा सेंटेंस कुछ वो, जहां वाक्य समाप्त हो जाए वहीं अनुच्छेद बदल दें। नई बात को सदैव नए अनुच्छेद से शुरू करें। नीचे के दो उदाहरण, अब उदाहरण दे रहे हैं आपको समझ में आएगा। अब देखो ये बात है कि आपने लेटर लिखा, अब वर्ड लिखा आपने, वह बात जो मैंने पिछले पत्र में आपसे पूछी थी उसका उत्तर देने का कष्ट आपने इस पत्र में नहीं किया, ठीक है? जिससे यहाँ का सारा कार्यक्रम तब तक अस्त व्यस्त है जब तक आपका उचित आदेश नहीं मिल जाता। ये तो ये तो पहला पत्र हो गया, ठीक है? अब ये सॉरी ये वर्ड, अब ये वर्ड देखो, अब आपको लग रहा है कि इसमें आप समझा आपने बात को, क्या लिखा है, क्या कुछ थोड़ा सा लगा ना कि अटपटा टाइप से है वर्ड, अरेंज नहीं है, सीक्वेंस नहीं है, कहना कुछ चाह रहे हैं। अब यहाँ देखो, मैंने पिछले पत्र में आपसे कुछ बातें पूछी थी, उनका सही उत्तर नहीं मिला, कृपया उचित आदेश शीघ्र लिखें जिससे यहाँ का कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हो सके। सरल है भाई, जो हम कह रहे हैं वो कॉन्वे हो रहा है कि नहीं, और बहुत सरल शब्दों में हो रहा है कि नहीं, यही। अब यहाँ पूरा वो उल्टा पुल्टा ज्ञान शैली और वो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, यानी कि हम जिसको प्रेषित कर रहे हैं उनको समझ में तो आना चाहिए क्या बात लिखा है आपने। हाँ?
बातें कहाँ है? बातें, बातें, हाँ बातें आएगी, सही बात करो, बातें यहाँ आएगी, बातें, बातें हैं ये, बातें, बातें नहीं ये बातें हैं, ये टाइपिंग एरर होगा, यहाँ बातें आएगी, सही बात है, ये आएगा, ये आएगी बातें। एक होता है, एक होता है, यहाँ भी बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, अब आपने बताया तो मुझे याद आ गया। हाँ, है और है सिंगुलर नाउन, है प्लुरल, मतलब आप ज्यादा लोगों के लिए यूज कर रहे हो, कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं, कर रहे हैं, कर रहा है, समझ गए, तो ये यहाँ है और है, तो यहाँ बातें में होगा, ये सही है। मैंने पिछले पत्र में आपसे कुछ बातें पूछी थी, बातें, अब बातें, ये बिंदु लग जाएगा तो बातें हो जाएगा, पूछी थी, उनका सही उत्तर नहीं मिला, कृपया उचित आदेश शीघ्र लिखें, जिससे यहाँ का कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हो सके। अब ये आप जो कह रहे हो बहुत इजिली कॉन्वे हो गया, ठीक है। अब उदाहरण क में क्या है कि उदाहरण क में एक ही बड़े वाक्य के अंतर्गत कई बातें लिखे जाने के कारण विचार समझने में कठिनाई होती है, इसलिए मैं उसको आपके समझने के हिसाब से पूरा नोट्स में लिख दिया है इसको, ताकि आप समझो उसको, किंतु वही विचार उदाहरण ख में छोटे छोटे वाक्यों में लिखे जाने के कारण सरलता से समझा जा सकता है। तो अब वही आपको यूज करना है पत्र लेखन में भी। प्रभावशीलता, एक अच्छे पत्र का गुण है प्रभाव उत्पन्न करना, शब्दों का चयन, शब्दावली ऐसी हो कि उसमें प्रभावशीलता स्पष्ट झलकती हो। औपचारिक पत्र, मसलन किसी प्राधिकारी को, अथॉरिटी को लिख रहे हो तो सीधे स्पष्ट शब्दों में अपनी बात लिखी जाती है। औपचारिक पत्रों में अपनी बात को बिंदुवार क्रमवार रूप से प्रस्तुत करने से अधिक प्रभाव उत्पन्न होता है। औपचारिक पत्र ही लिखते हैं, आप जो लेटर दे रहे हो कार्यालय में, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जा रहे हैं, वहां अनौपचारिक पत्र नहीं होता है। अनौपचारिक पत्र कहाँ लिखा जाता है? अनौपचारिक पत्र माँ को, पिताजी को, बहन को, है ना, तो वो वहां आप लिख रहे हो कि भाई पूज्य और पिताजी सादर चरण स्पर्श, मम्मी कैसी हैं, मोनू कैसा है, सोनू कैसा है ना, मैं यहाँ सकुशल पहुंच गया, मुझे कुछ रुपए की जरूरत है, कृपया कर जल्दी भेजने की कृपा करें, आपका आशीष, विनय, जो भी नाम है लिख सकते हैं। तो ये, अच्छा इनका नाम आशीष है। अच्छा, पत्रों के प्रकार, अब यहाँ देखना है अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र, आपको फोकस करना है औपचारिक पत्र पे ज्यादा, अनौपचारिक पत्र तो मुझे नहीं लगता है कि पूछेंगे वो, औपचारिक पत्र पे ही फोकस करना है, क्योंकि वो पढ़ाना तो इसमें लिख दिया। अनौपचारिक पत्र में वही कि जो औपचारिक ना हो, सरल स्वाभाविक, जिसमें कोई नियम या परिपाटी का बंधन न हो। अब सगे सभी संबंधियों लिख रहे हो, मित्रों को लिख रहे हो, तो सगे संबंधियों और मित्रों को में तो कौन सा वर्ड चलता है? इनफॉर्मली चलता है। परिपाटी मतलब ट्रेडिशन, पैटर्न, पैटर्न, परिपाटी मतलब वो चौपाटी टाइप का नहीं, पैटर्न, कोई नियम या परिपाटी यानी कोई पैटर्न नहीं हो, बंधन नहीं है। अब अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हो, अपने फ्रेंड्स को लेटर लिख रहे हो, तो उसमें इनफॉर्मली तो वर्ड करते हो। इनमें संवादात्मक भाषा का प्रयोग होता है और ऐसा लगता है जैसे पास बैठकर बातचीत कर रहे हो। अनौपचारिक पत्र की शुरुआत में हम सबसे पहले ऊपर दाईं ओर अपना पूरा पता लिखते हैं, ये है जरूरी इंपॉर्टेंट है, दाईं ओर पता लिखेंगे, समझ गए? दाईं ओर समझ गए, नहीं समझे? वो दाईं बाईं में कंफ्यूज हो रही है। मैं जब दिल्ली गया था तो मुझे किसी ने कहा कि आप टी पॉइंट से उल्टे हाथ मुड़ जाना, तो मैं गया तो मैं टी पॉइंट तो मिला नहीं, मुझे चाय की दुकान देख रहा था टी पॉइंट, तो मैं तो पहली बार, तो मुझे टी पॉइंट का मतलब टी पॉइंट यानी कि कोई चाय की दुकान होगी, कोई पॉइंट होगा और उल्टे हाथ, तो मैंने कहा मेरा हाथ तो कोई उल्टा ही नहीं, मैं तो लेफ्ट राइट समझता था और दाया बाया समझ रहा था, उल्टा हाथ मैंने पहली बार दिल्ली में सुना। ये कन्फ्यूजन होती है, उल्टे हाथ बोलते हैं, उल्टे हाथ मुड़ जाना, उल्टे हाथ का मैं तो किसी से पूछा कि उल्टे हाथ क्या होता है, आपका कौन सा हाथ उल्टा है, मैंने कहा मेरा दोनों हाथ सीधा है, उल्टा तो है नहीं। तो वो कह रहा है कि और टी पॉइंट भी नहीं है, टी पॉइंट पे खड़े हो आप, मैंने कहा टी पॉइंट तो कुछ चाय दुकान दिख नहीं रही है, तो टी पॉइंट ये जो टी ऐसा बना है उसको कहते हैं, और उल्टे हाथ मतलब आपका जो बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड, उसको उल्टा कर रहे हैं। तो ये भाषाओं की जो ये संवादहीनता हो गया, मिस कम्युनिकेशन, एक तो मैंने समझा, प्लस वहां की वो अलग लैंग्वेज, तो ये होता है, ये मतलब तो भाषाओं का प्रवाह ऐसा है कि सामने वाला भी समझ जाए और हम उसकी अपनी बात कह दें। तो औपचारिक बारे में आपको यही रखना है बात। अब देखो इसमें क्या है, औपचारिक पत्र में आप समझ गए ना, दाईं ओर समझ गए, ये क्या है, ये राइट है या लेफ्ट है, ये ये दाईं ओर है, दाईं ओर ऊपर, और ये है बाईं ओर, फिर इसके नीचे बाईं ओर नीचे, और इसके दाईं ओर नीचे। तो आप जब पत्र लेखन की शुरुआत करोगे और जब लास्ट में थैंकफुल लिखते हो, योर ग्रेटनेस, योर थैंकफुली, तो वो दाईं ओर ही हम लिखते हैं। इसमें थोड़ी सी वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई, तो मैं बता दूंगा, इसमें कहीं आपको करेक्शन करवा दूंगा। अब देखो संबंध, अब अपने से बड़ों को, अब मैंने आपने पिताजी को लिखा है, माता जी को लिखा है, तो अभिवादन चरण स्पर्श करोगे, प्रणाम करोगे, सादर नमस्ते नमस्कार, ये बड़ों के साथ करते हैं लेक्चर में। समाप्ति, आपका आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारिणी पुत्री, स्नेहाकांक्षी, ये लिखते हैं।
ठीक है, ये पत्र का है। व्हाट्सएप वाले दौर में तो हम भूल ही गए हैं, एकदम भूल गए होंगे, तो ये जरूरी है, वो आपके नोट्स में है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। बाय द वे मान लो पूछ भी भाई, दो पत्र आते हैं ना, अथवा वहां आता है, एक पत्र आता है फिर उसके अथवा में, आप दोनों में से किसी एक पे लिख सकते हो। बाय द वे अगर पूछ दिया तो इसलिए बता दिया ताकि ऐसा ना लगे कि हमने पढ़ा ही नहीं उसके बारे में। तो अगर पूछ दे कि अपने पिताजी पे या किसी गार्जियंस पे लिखो या इस पे लिखो, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। शुरुआत कैसे करोगे? संबोधन, अभिवादन और समाप्ति में आपको क्या लिखना है, ठीक है, ये है। और बराबर वालों को लिखना है, मित्रों को लिखना है, तो प्रिय, प्रियवर, परम मित्र, डियर फ्रेंड जो लिखते हो आप, है ना। नमस्ते, सप्रेम, नमस्ते, नमस्कार। लास्ट में अभिवादन में जो अंतिम होगा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा अभिन्न मित्र। अब अभिन्न है तो अभिन्न मित्र, और ऐसे नॉर्मल फ्रेंड। अपने से छोटों को लिखना हो तो चिरंजीव प्रिय नाम, चिरंजीव प्रिय सुशांत, चिरंजीव प्रिय सुशील, जो भी है, सुखी रहो। अब छोटों को तो आप आशीर्वाद देते हो, शुभाशीष देते हो, आशीष, शुभाशीष, शुभ चिंतक, शुभाकांक्षी और शुभेच्छु। तो ये आपका हो गया बड़े, छोटे और अपने हम उम्र में देने वाले, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, ठीक है। अगर आ गया तो अब औपचारिक पत्र, जो ज्यादातर हरियाणा पीसीएस पूछ रहा है, ट्रेंड में है। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि भाई देव अगर पूछ दिया तो फिर उसमें ब्लैंक ना हो ना, लिखना तो कुछ है नहीं। और बाकी जो अभी ट्रेडिशन चल रहा है उसका ये ट्रेंड है। औपचारिक पत्र, पिता को पत्र, तो ये पिता को पत्र है, फॉर्मेट है कि पिता, मकान नंबर। अब ये दाई और यहाँ लिखना है, ये मेन है फॉर्मेट में। पत्र लिखते हो तो दाई और मकान नंबर 345 सेक्टर 62 चंडीगढ़ 1 मई 2026, ठीक है। चंडीगढ़ में ही है तो हम चंडीगढ़ का ही नाम देते। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आशा है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आप लोगों से विदा लेकर यहाँ मैं कुशल पूर्वक पहुंच गया। रास्ते में ठंड लग जाने से थोड़ा जुकाम हो गया था, लेकिन अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। अब ये क्या है कि बहुत अनौपचारिक भाषा है। ये लग रहा है ना कि साथ में बैठ के बात कर रहे हैं। मैंने बोला ना, ये अनौपचारिक लेटर में ही होता है कि आपको लग रहा है कि आप सामने वाले से बैठ के बातें कर रहे हो। नई कक्षा में प्रवेश शुल्क तथा कमरे का किराया लगभग रुपया 3,000 है। बेचारा अपने पॉइंट पे आया, उसको 3,000 रुपये चाहिए और मेरे पास 1,000 रुपया है। पापा से लेना था उसको। तो अतः शेष, अतः हो गई, दो दो बिंदु होगी, छूट गया, मिस्टेक हो गया। अतः शेष रुपए 2,000 आप जल्दी ही भेज दीजिएगा। कंसर्न यहाँ था, ठीक है। और माँ को सादर प्रणाम, बड़े भैया और भाभी को भी मेरा प्रणाम, आशु को मेरा प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र आशु, ठीक है। तो ये है लेटर का, लिखो आराम से आ जाएगा नंबर में। तो ये बहुत इनफॉर्मल लेटर है, और आप यहाँ दाईं ओर लिखेंगे, ठीक है, ये इधर नहीं लिखेंगे इसको। औपचारिक वाले में भी यही होगा, ये ध्यान रखना है फॉर्मेट का। ये इस पे बहुत मार्क्स कटते हैं। आपको लिख दिया, आपने कंटेंट लिख दिया, सब चीज लिख दिया, दाएं बाएं का पता नहीं चला, लिख दिया आपने, यहाँ मार्क्स काटेंगे वो परीक्षक। वो देखते हैं कि आपको आता है कि नहीं फॉर्मेट लिखना। तो ये फॉर्मेट बहुत जरूरी है। ये तो अनौपचारिक का हो गया। फिर पिता द्वारा उत्तर दिया गया, भाई पैसे भेजे पिता ने, उत्तर कैसे नहीं देंगे। तो मकान नंबर 654 सेक्टर 67 फरीदाबाद, जहाँ भी है। प्रिय पुत्र आशीष, खुश रहो। तुम्हारा पत्र पढ़कर खुशी हुई कि तुम स्वस्थ और आनंद हो। यहाँ पर सब कुशल है। तुम्हारी माता जी, भैया और भाभी जी सभी आनंद में हैं, तुम्हें खूब याद करते हैं। मैं 2,000 रुपये मनी ऑर्डर से भेज रहा हूँ। पिताजी से 2,000 मांगा था, 2,000 दिया उन्होंने, ज्यादा नहीं दिया उन्होंने। और अन्य खर्च के लिए भी रुपयों की आवश्यकता है। तो बताना, मैं फिर भेज दूंगा। अपने परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करना। तुम्हारी माताजी तुम्हें आशीर्वाद कहती हैं। अपना कुशल मंगल जल्दी लिखना। तुम्हारा पिता राजेंद्र। अब देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हमें अपना नाम लिखना है कि नहीं वहां, है ना। क ब स लिख दो, अ ब स। देखो मैंने नाम लिख दिया है। वैसे जनरली मानक ये होता है कि आपको नाम लिखने से बचना है। आप जहाँ लिख रहे हो, जो पद वगैरह है वहां तो लिख दो। नीचे में आप भवदीय जब लिखते हैं, वो बताऊंगा, तो वहां आप क ब स लिख दो, ABCXYZ। तो हिंदी में लिखना है तो अ ब क या ब स लिख दो। नाम से बचो। ऐसा माना जाता है कि नाम नहीं लिखते हैं, तो नाम नहीं लिखेंगे। हम्म। आशीर्वाद, आशीर्वाद भाई कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। आशीर्वाद कौन दे रहा है? माता जी दे रही हैं तो आशीर्वाद देती हैं। कहाँ पे? तुम्हारी माता जी तुम्हें आशीर्वाद कहती हैं ये? हाँ, तुम्हें आशीर्वाद देती हैं, देती हैं, हाँ, कहती हैं, लिखिए, कहती। वो बोल रहे हो बहुत अनौपचारिक है इसलिए। तो तुम्हें आशीर्वाद देती हैं, देती हैं। कुशल मंगल जल्द लिखना, देती हैं। औपचारिक पत्र का मसला है कि सरकारी कामकाजी और कार्यालय स्तर पर, जो अभी तक पूछा जा रहा है एससीएस की तरफ से, औपचारिक रूप से सरकारी कामकाज या किसी समस्या के आवेदन के लिए गए पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अब इसमें क्या करना है? अब ये पत्र था ना, औपचारिक पत्र का प्रारूप, वो दूषित जल वाला एक आया था, क्वेश्चंस आया हुआ है शायद, आई थिंक, है ना। तो दूषित पेयजल की आपूर्ति के संबंध में शिकायत करना है। तो आपको यहाँ सेवा में अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय जल बोर्ड सेक्टर 62 चंडीगढ़, दिनांक यहाँ भी लिख सकते हो या फिर आप दिनांक को इधर दे सकते हो या यहाँ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, नीचे भी डाल सकते हो दिनांक को, ठीक है। तो ये फॉर्मेट यहाँ हो गया। दूसरा, दूषित पेयजल की आपूर्ति विषय। अब जो आप विषय कह रहे हो ना, तो विषय आपको देना पड़ेगा। विषय दूषित पेयजल की आपूर्ति के संबंध में शिकायत है, या सड़क बनवाने के संबंध में है, ट्रांसफार्मर लगवाने के संबंध, जो भी है विषय आपको देना पड़ेगा। आप जब भी औपचारिक पत्र लिखोगे तो क्या विषय है, ठीक है। अब यहां से आप स्टार्ट करोगे, महोदय, सर न लिख के महोदय का प्रयोग करो, ठीक रहेगा। महोदय, सविनय निवेदन है, क्योंकि आप निवेदन ही तो कर रहे हो, बड़े अधिकारी हैं। मैं सेक्टर 345 चंडीगढ़ का निवासी हूँ। 345 है कि नहीं चंडीगढ़ में सेक्टर, नहीं है क्या? हमारे क्षेत्र में पिछले कई दिनों से अत्यंत दूषित एवं गंदे पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। नल से आने वाले पानी में बदबू, मटमैला रंग, अशुद्ध, जो भी कंटेंट है आप दे दो उसमें। ये पूछा गया था। इस दूषित जल के कारण क्षेत्र के अनेक निवासी पेट संबंधी बीमारियों जैसे डायरिया, उल्टी, बुखार से पीड़ित हो रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर इसका विशेष रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है, किंतु संबंधित विभाग द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि समस्या का शीघ्र संज्ञान लेकर जल आपूर्ति की गुणवत्ता की जांच करवाई जाए और शुद्ध पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें, ताकि भविष्य में ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो, ठीक है। अब ये तो देखो, जब इजी वर्ड में लिखा, क्लियर लिखा, जो जो बात है ये ऐसे लिखना है आपको, ये आया हुआ पेपर में। तो अगर मान लो बदल देगा, कुछ और कहेगा, तो आपको लिखना है इसी तरह एकदम क्लियर लिखा हुआ है। ये फॉर्मेट थोड़ा गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था। ये भवदीय यहाँ ने आके ये राइट साइड में आएगा, समझ गए? इसको करेक्शन कर लेना, ये दिक्कत है। बाकी अपडेट ऊपर तो आएगा लेफ्ट साइड में, नीचे की बात कर रहा हूँ, नीचे ये करेक्शन कर लेना, यहाँ आएगा भवदीय। क्या भवदीय आप जैसे लिखते को निवासियों ने लिखा है, आप यहाँ लिख सकते हो समस्त निवासी, मान लो को लिख सकते हो। देखो वो कॉन्टेक्स्ट दे रहा है कि व्यक्तिगत रूप से आपको लेटर लिखना है या पूरे मोहल्ले के लोगों ने लिखा है। पूरे मोहल्ले के लोगों ने लिखा है तो सबका नाम देना पॉसिबल नहीं है, तो समस्त निवासी, ठीक है। सेक्टर जो भी अपना पता है वो लिख दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, समस्त निवासी लिख दो। और व्यक्तिगत लिख रहे हो तो फिर यहाँ लिखोगे भवदीय, ठीक है। भवदीय अ ब स, और पता आपका जो भी है सेक्टर 78 चंडीगढ़, पिन कोड 1123, जो भी पिन कोड है वो डाल दो। तो ये दाईं तरफ नीचे लिखना है, ये फॉर्मेट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में, इंग्लिश का यार मुझे पता नहीं है, देखना पड़ेगा, इंग्लिश में देखना पड़ेगा। इंग्लिश का भी ध्यान नहीं है, क्योंकि ये तो हिंदी में तो कंफर्म है कि इसमें आएगा, ये गलती थी, ठीक है। आपको तो अभी हिंदी में अच्छा इंग्लिश में लिखना होगा ना, इंग्लिश का भी आप लोगों को आता है ना? इंग्लिश में नहीं आता क्या इस प्रकार? ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मेट, और कंटेंट आपका ये रहेगा, तो ये ध्यान रखना है इस चीज का। ये तो हो गया पत्र। अब ये HCS गंदी बस्ती की सफाई करने और सुविधाओं की, ये जो पूछा गया है मैंने उसी पैटर्न बताया पूरा, क्योंकि मुझे लगता है उसी पैटर्न पे चलेगा ये, ज्यादा इधर उधर ना होगा। तो गंदी बस्ती की सफाई करने और सुविधाओं की मांग करते हुए विकास प्राधिकरण को एक पत्र लिखिए। अब अथॉरिटी को लिखना है, तो सेवा में विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे, विकास सेवा में अध्यक्ष महोदय, कॉमा, विकास प्राधिकरण फरीदाबाद। पिन कोड पता है तो पिन कोड लिख दो, नहीं पता है तो छोड़ देना, गलती पिन कोड मत लिखना, वो हो सकता है देख लें कि गलती किया। तो पता हो तो लिख दो, नहीं हो तो आप इतना पता लिख दो, काफी है। मेन है विषय। विषय आप क्या लिख रहे हो? विषय बहुत लंबा नहीं करना होता है, जो आप मांग रहे हो ना उसको बहुत वो एक वाक्य में ही लिखना है आपको। अब गंदी बस्ती की सफाई और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु पत्र है, लेकिन किस टाइप का पत्र है? रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, तो प्रार्थना पत्र है ना, रिक्वेस्ट पत्र है वो, तो रिक्वेस्ट प्रार्थना पत्र। अब लिखो महोदय, कंटेंट यहाँ आएगा। मैं सविनय निवेदन है कि हम वार्ड संख्या 12 में स्थित शिवाजी नगर गंदी बस्ती के निवासी हैं। हमारे क्षेत्र में लंबे समय से सफाई व्यवस्था अत्यंत दयनीय बनी हुई है। नालियों की नियमित सफाई न होने के कारण में गंदा पानी जमा रहता है, दुर्गंध फैलती है। जो भी है कंटेंट आपने यहाँ लिख दिया, एक बार पैराग्राफ चेंज कर दो, पैरा चेंज करके पीने के स्वच्छ जल, सार्वजनिक शौचालय, सड़क कूड़ा निस्तारण के बारे में बता दो। अतः आपसे विनम्र निवेदन है, तीसरा पैराग्राफ में हमारी बस्ती में नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और आवश्यक सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराई जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण मिल सके। फिर धन्यवाद, ये फिर यहाँ आएगा, ये रॉन्ग है, ठीक है। ये जो है भवदीय, फिर आप करेक्शन कर लेना आपके पास अगर नोट्स होगा तो, वैसे मैं अपडेटेड दे दूंगा उनको एक बार। भवदीय समस्त निवासी शिवाजी नगर गंदी बस्ती, सॉरी कहाँ गया,
आप इसको अच्छी बस्ती बना देना, ये गंदी बस्ती नाम है। ये गंदी बस्ती कई बार नाम होता है कई जगह का, आप उसको अच्छी बस्ती कर लेना, कोई इशू नहीं है। नाम ही है गंदी बस्ती, नाम ही है। तो ये फिर इधर आएगा राइट में, बॉटम में, ठीक ना। ये ध्यान रखना है इस चीज का। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद सर सब। धन्यवाद वहां मिल सके, धन्यवाद उधर देना, भवदीय समस्त निवासी शिवाजी नगर जो भी है। गंदी बस्ती फोकस मत करो, अच्छी बस्ती फोकस करो, कोई इशू नहीं है। इसमें नाउन है, इसमें नाउन है एडजेक्टिव। हाँ, इसमें मैंने नाम दे दिया मोहल्ले का, आप उसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ये तो मैंने एक फॉर्मेट बना दिया, लिख दिया, जरूरी नहीं कि आपको हाँ। अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जीवन बीमा की रकम की भुगतान के लिए जीवन बीमा निगम को एक पत्र लिखिए। ये क्वेश्चन आया हुआ से बता रहा हूं मैं। अब जीवन बीमा निगम में आपको आपकी भुगतान की कोई पॉलिसी है जिसपे कि वो आपको रिक्वेस्ट करना है रकम की भुगतान के लिए, तो उस पर क्या करना है। तो सेवा में बीमा निगम में कौन होते हैं, ब्रांच हेड होते हैं, ब्रांच मैनेजर होते हैं। तो उनको हिंदी में लिखना है, सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, भारतीय जीवन बीमा निगम, करनाल। अब करनाल मैंने लिख दिया, तो अब जरूरी नहीं आप हिसार लिख दो, भिवानी लिख दो, कुछ भी लिख दो। जीवन बीमा राशि के भुगतान हेतु प्रार्थना पत्र। फिर कंटेंट आ गया कि आपका सविनय निवेदन है कि मैंने आपकी शाखा से जीवन बीमा पॉलिसी संख्या इतना इतना ली थी, उस पॉलिसी की अवधि पूर्ण हो चुकी है, पॉलिसी की सभी किस्तें समय पर जमा कर दी गई है, पॉलिसी की अवधि समाप्त होने के पश्चात जब तक बीमा राशि भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज परिपक्वता प्रपत्र भी शाखा कार्यालय में जमा कराई जा चुकी है। देखो लेटर राइटिंग में आराम से 7 नंबर आ जाएगा, 7.5 नंबर, कुछ नहीं है। बस एक बार आपको फॉर्मेटिंग करना है, कंटेंट बहुत नॉर्मल कंटेंट है, आपको लिखना है सहज तरीके से, और बस ध्यान रखना है कि फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग में नंबर कटते हैं, नंबर कटता है फॉर्मेटिंग में। अब ध्यान से हट गया, आपने वही दायां लिख दिया बायां लिख दिया, इसका ध्यान नहीं रखा, उसमें नंबर काटेंगे वो। बाकी और क्या, नॉर्मल वो पत्र पूछ रहे हैं आपको लिखना है, कंटेंट आपके पास है ही, और कॉन्टेक्स्ट तो आपको पता ही है, वो जिस पे पूछ रहे हैं उसी पे कॉन्टेक्स्ट लिखना है आपको, सरल सरल सब सब जो, इसमें कुछ नहीं है, आराम से 6.5-7 नंबर आए पत्र लेखन में। इसमें क्या न्यूक्लियर साइंस का मसला ही नहीं है कि भाई इसमें क्या है, चलो ट्रांसलेशन में तो वोकैब नहीं है, ये पता है कहीं दिक्कत आई, इसमें कुछ नहीं, आराम से आप 6.5 नंबर ला सकते हो, 7 नंबर इसमें। बस कॉन्टेक्स्ट पता रखना और फॉर्मेट अच्छे से करना, आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये बहुत टफ नहीं है। फिर ये वाला पार्ट यहाँ आएगा, धन्यवाद, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, देखा नहीं होगा। भवदीय अमित कुमार, तो यहाँ अमित कुमार ने लिख के कब अब क या कब स लिख देना, और ये पता लिख देना, तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। फिर 22 में पूछा गया है जो पत्र लेखन की। अब देखो इसमें क्या है कि केंद्रीय शिक्षा, अभी तक देखना पत्र का ना नेचर भी देख लेना कि नेचर क्या है। एक तो आप किसी मोहल्ले में रह रहे हो, अथॉरिटी को पत्र लिखने बोला गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को बोला गया, या सरपंच को बोला गया, उसको बोला गया। अब केंद्रीय लेवल पे पूछा गया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के लेवल पे, गृह मंत्रालय के लेवल पे, तो वहां थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको क्या रहा है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसी राज्य के शिक्षा निदेशक को राष्ट्रीय भावनात्मक एकीकरण में शिक्षा संस्थाओं का योगदान निमित्त एक समिति गठित करने के लिए एक पत्र लिखिए। देखो पत्र लिखना है, लेकिन इसका प्रारूप में चेंज हो जाएगा। ये 22 में पूछा गया है। अब सेवा में क्लियर किया गया किसको लिखना है पत्र, किसको है, शिक्षा निदेशक को। तो आपको किसको एड्रेस करना है यहाँ सेवा में, शिक्षा निदेशक महोदय, महोदय लगाना है। कई बार लोग सेवा में सचिव लिख के छोड़ देते हैं, सचिव हैं लेकिन आपके लिए तो ऑनरेबल है, आपके लिए भाई वो रेस्पेक्टेबल है, तो आप उसमें बताइए सेवा में शिक्षा निदेशक महोदय, शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़, ठीक है। ये पत्र गया। अब विषय क्या है, विषय तो बहुत देना है, तो विषय उन्होंने बताया हुआ है, विषय भी आपको क्लियर है, जो लिखा है उसके साथ ही लिखना है। आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करा देता है ये, तो ये आपके लिए बहुत ईजी है लिखना, बस आप फॉर्मेट का ध्यान रखना, आराम से लिख लोगे। राष्ट्रीय भावनात्मक एकीकरण में शिक्षा संस्थाओं के योगदान हेतु समिति गठन के संबंध में, ये विषय हो गया। अब लिखो महोदय, मुझे यह कहने का, देखो इसमें चेंज हो गया है, वर्ड का जो नेचर है वो चेंज हुआ है, मतलब लिखने का तरीका थोड़ा। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, ये शिक्षा निदेशक को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार किसी राज्य के शिक्षा निदेशक को लिख रही है, तो उनको निर्देश हुआ है, वो ऑर्डर तो दे नहीं सकते हैं, तो उनको भी किसी ने कहा है, उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है। तो यहाँ आपको इस तरीके से लिखना है, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता एवं भावनात्मक एकीकरण को सुदृढ़ बनाने में शिक्षा संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने उसके इंपॉर्टेंस को एक बार एक लाइन में बताना है, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा लेटर को, जब आप लिख एक पहले तो ध्यान से पढ़ना 1.5-2 मिनट कि कह क्या रहा है, उसके बाद लिखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, कहीं कोई इशू नहीं है, बस कॉन्टेक्स्ट से नहीं भटकना है। विद्यालयों और महाविद्यालयों के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रीय चेतना
सहिष्णुता, सांस्कृतिक सद्भाव तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का। अब देखो शब्दों का चयन बहुत जरूरी है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। जब आप मेंस लिख रहे होते हो ना, तो मेंस में इसलिए कम तैयारी में भी अच्छे मार्क्स आते हैं कई बार, और बहुत अच्छी तैयारी होती है और वहां जाके गड़बड़ हो जाता है मामला, तो फिर नहीं आते हैं। तो इसलिए शब्दों का चयन बहुत जरूरी है। अब चूंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए चीजों को लिख रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय का लेटर है, देना है शिक्षा निदेशक के राज्य को, हरियाणा या पंजाब के किसी राज्य के शिक्षा निदेशक, तो वहां आप वर्ड देखो, राष्ट्रीय चेतना, सहिष्णुता, सांस्कृतिक सद्भाव, लोकतांत्रिक मूल्य। तो परीक्षा जो पढ़ेंगे ना, उनको लगेगा यार के पास वोकैब अच्छा है और अच्छा है, मतलब ये मतलब लिटरेचर के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो वो मार्क्स देंगे, विवश होंगे मार्क्स देने के लिए, 6.5-7 नंबर देंगे। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य स्तर पर एक समिति गठित किए जाने का निर्णय लिया गया है। और शब्द भी बहुत टफ नहीं है, सरल है, लेकिन मतलब खूबसूरत है, अच्छा है भाई, वो आपको मेंशन करना ही है। यह समिति विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में राष्ट्रीय भावनात्मक एकीकरण को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियों, क्योंकि वो कहा गया है लेटर में, सुझावों का अध्ययन करेगी और आवश्यक अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी। अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में योग्य अधिकारियों, शिक्षाविदों और सामाजिक विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए, अब आपको ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है कि आप जब लिख रहे हो तो आपको किन किन को शामिल करना है। ये तो मैंने एक फॉर्मेट बताया। अब मान लो वो चेंज कर दे कि गृह मंत्रालय, भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा के गृह सचिव को एक पत्र लिखना है कि हरियाणा के किसी पर्टिकुलर जगह में या पंजाब के किसी जगह में हिंसा हुआ है, तो गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो केंद्रीय गृह सचिव हैं, वो राज्य के गृह सचिव को एक पत्र लिख रहे हैं, तो आपको फिर उसका कॉन्टेक्स्ट, आपको उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। और थोड़ा उसमें मैं बता रहा हूँ कि एक आध नंबर वैल्यू एडिशन करने के लिए, अगर मान लो कोई संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल कोई पद वद है, या आपको कोई आर्टिकल वार्टिकल आ रहा है, तो एक आध लाइन दे सकते हो, उससे पता चलता है परीक्षकों के बच्चे को नॉलेज, ठीक है, तो वहां आप आर्टिकल मेंशन कर सकते हो। मान लो मूल अधिकार के बारे में कुछ बात हो रही है, किसी का वायलेट, किसी का ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है, मान लो कि SC ST का मसला है, किसी सवर्णों ने SC ST पे कर दिया है, तो वहां आपको SC ST एट्रोसिटीज एक्ट 1989 लिखोगे तो क्लियर होगा वो चीज कि राष्ट्रीय सॉरी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कौमा 1989 के तहत। तो ये क्या होता है, क्लियरिटी आती है, और प्लस परीक्षक को लगता है कि बंदे को पता है। तो ये GS का मामला है, लेकिन आप कर रहे हो प्रयोग हिंदी में, तो यहाँ आपको मार्क्स मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो आपको एसोसिएट कैसे करना है, ये आपको वहां देखना होगा एक्सटेम को। तो वहां फिर आप मार्क्स, और किसी ने और लेटर लिखा होगा, आपने ये वर्ड लिखा होगा ना, आप मान के चलो आपको 1 नंबर ज्यादा आएगा, 1.5 नंबर ज्यादा आप लेके आओगे, क्योंकि आपने उस चीज को मेंशन किया हुआ। तो ये कॉन्टेक्स्ट देखना है। अब कोई सांस्कृतिक शब्द, मान लो कि पर्यटन मंत्रालय है, तो पर्यटन मंत्रालय ने लिखा है, तो वसुधैव कुटुंबकम, ये सब शब्दों का यूज करो, वसुधैव कुटुंबकम, या फिर वन अर्थ वन नेशन, वो G20 का कोई थीम था। तो आप जो जीके में जो पढ़ रहे हो चीजें देखो कि आपको यहाँ कर रहा है, पर्यावरण से संबंधित है, तो कोई प्रोटोकॉल वगैरह कुछ का मसला लग रहा है। अब मान लो कि कहे कि राज्य सरकार के सचिव ने ओजोन परत क्षरण पे अब एक लेटर लिखना है, पर्यावरण सचिव ने लिखा है हरियाणा के मुख्य सचिव को, तो वहां आप डालो जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो जलवायु परिवर्तन किस तरह से, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब लिखो वहां। लेटर का कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो आपको वहां देना है, तब आपको मार्क्स आएंगे, पक्का आएंगे, कन्फर्म आएंगे। तो वहां सिंपल भाषा पर नहीं चलेगा बात। तो आपको शब्दों का चयन बहुत जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है, चीजें क्या कह रही है, उसके अकॉर्डिंग। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लिख दो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है तो आप मॉन्ट्रियल को लिख दो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हाँ हाँ, वो भी मेंशन कर सकते हो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो उसको लिख सकते हो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, हिंदी है उसका अवेलेबल है, और वो चाहो तो लिख सकते हो जल संरक्षण अधिनियम, है ना, जो भी है तो लिख सकते हो। तो ये आप यूज कर सकते हो, वो बाकी वो डिपेंड करता है कि लेटर का कॉन्टेक्स्ट क्या है और वो कह क्या रहा है। अब ये है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, हाँ ये जरूरी चीज, कार्यालय आदेश, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये पूछा तो 22 में है, उसके बाद कभी नहीं पूछा ना, 17-14 में बीच में आया था, तो पता नहीं अचानक से पूछ दे। तो कार्यालय आदेश पत्र से थोड़ा अलग होता है फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट ध्यान रखना पड़ेगा। तो कार्यालय, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है। अब आप लोग उस पत्र वाले मोड में जाओगे और कार्यालय आदेश को भी पत्र वाले मोड में लिख के मत आना, नहीं तो फिर वो मार्क्स कटेंगे वहां। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी प्रशिक्षण योजना से, नहीं नहीं, देखो वो तो डिपेंड करता है कि कार्यालय आदेश कोई भी दे सकता है, पत्र में लिखा है कि नहीं। अब लिखा होगा कि एक पत्र लिखना है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है पत्र की जगह पे, कार्यालय आदेश। हाँ हाँ, ऑर्डर, तो उसका फॉर्मेट अलग होगा, वो पत्र जैसा नहीं होगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी प्रशिक्षण योजना से संबद्ध हिंदी अध्यापकों के उनके वर्तमान पद पर उनके नाम के सामने निर्देशित केंद्रों पर तत्काल स्थानांतरण का एक कार्यालय आदेश का एक पत्र तैयार कीजिए। पत्र तो लिखना है लेकिन कार्यालय आदेश लिखना है। कार्यालय आदेश में ये भी थोड़ा फॉर्मेटिंग गड़बड़ हुआ है, मैं इसको भी सही कर दे रहा हूँ। ये ना, कार्यालय आदेश जब भी आप लिखते हैं, पहले तो इसको मिटाने दो। कार्यालय आदेश एक बार भी ही पूछा है, लेकिन माइट भी मान लो पूछ दे और वो तो आपके पास जानकारी तो होनी चाहिए। कार्यालय आदेश में क्या होता है, सबसे पहले संख्या होती है, मतलब जो नंबर की कौन से नंबर का लिखा गया है, ये नहीं है, ये इसको हटा देना भी यहाँ से, ये कल आ गया था, वो टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ होगा, मान लो कि आपने कुछ भी नंबर लिखो, 2301 4 ऑब्लिक, किसको लिखना था कार्यालय आदेश में, पत्र हिंदी प्रशिक्षण योजना, हिंदी प्रशिक्षण योजना 2304 1। अब आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, हिंदी प्रशिक्षण योजना, ठीक है। कार्यालय आदेश को आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, हिंदी प्रशिक्षण योजना। ओहो, ऑब्लिक हिंदी, तो शॉर्ट में लिख सकते हो, हिंदी प्रशिक्षण योजना ऑब्लिक कार्यालय आदेश, ठीक है। ये हो गया, और 2026 चल रहा है तो यहाँ पे दे दो इधर 2026, ठीक है। ये हो गया कार्यालय का फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हो दिनांक, दिनांक इसके नीचे डाल दो, जो दिनांक है, मान लो आज दिनांक है कितना, 12 है, मतलब जो भी दे सकते हो आप दिनांक, 2026, ठीक है। ये कार्यालय आदेश का हो गया फॉर्मेट। ये बीच में लिखना होता है, बीच में, ये मैंने, ये बीच में, ना इधर दाएं ना इधर बाएं, ये लिखेंगे बीच में, बीच में ही लिखोगे और नंबर से स्टार्ट करोगे। ज्ञापांक संख्या होता है ना, देखोगे कार्यालय का कभी यार पत्र देखते हो, ज्ञापांक संख्या इतना लिखा होता है, किसी को कुछ समझ में आता नहीं लेकिन लिखना होता है जरूर इसमें। कार्यालय आदेश 23012 ऑब्लिक हिंदी प्रशिक्षण योजना ऑब्लिक कार्यालय आदेश 2026 दिनांक 12 मई 2026, ये बीच में लिख देना है, ठीक है। पत्र से अलग, हाँ? दिनांक नीचे लिख सकते हो, एक बार ये बीच में लिख दो तो दिनांक नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बीच के नीचे, हाँ बीच के नीचे लिख, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी, अब यहाँ आ गया हिंदी प्रशिक्षण योजना से, इसमें देखो पूरा पत्र से अलग अलग मैटर है इसका मामला ही। हिंदी प्रशिक्षण योजना से संबद्ध निम्नलिखित हिंदी अध्यापकों का प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर उनके वर्तमान पद से स्थानांतरण कर, क्योंकि पत्र में ये बात कही गई है, कार्यालय आदेश में ये बात कही गई है, उनके नाम के सम्मुख अंकित केंद्रों पर तत्काल प्रभाव से पदस्थापन किया जाता है। हाँ? वो उसका मतलब फॉर्मेट है वो कार्यालय आदेश का, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 23 हिंदी। अब यहाँ जैसे ये भी लिखो, हाँ ऊपर अपने यहाँ लिखो केंद्रीय गृह मंत्रालय 2312 हिंदी प्रशिक्षण योजना, ऐसे कर दीजिए, ये पूरा बीच में लिखना ही है, ये लिखना है, छोड़ना नहीं है। कार्यालय आदेश का फॉर्मेट है ये, यही तो वो तो ये टेस्ट कर रहे हैं, बाकी कंटेंट तो आप लिखोगे ही कुछ ना कुछ में, तो वो मैं अपडेटेड फॉर्म भेज दूंगा, वो चला आपके पास आ मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, आप चिंता मत करना, वो आ जाएगा। ये तो मैं अब वो अपडेटेड फॉर्मेट आ जाएगा, वो सर शेयर कर देंगे, मैं बताने के लिए बता रहा हूँ अभी, क्योंकि इसमें मिसप्रिंट था इसलिए बता दिया, वो आपको मिल जाएगा फॉर्मेट, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, क्रम संख्या अध्यापक का नाम वर्तमान केंद्र स्थानांतरित केंद्र, ये लेटर में ही आया हुआ है कार्यालय आदेश में, क्या आया है कि क्रम संख्या, तो भाई इन अध्यापकों को जो वर्तमान केंद्र में दिल्ली में प्रस्तावित है, इनका स्थानांतरण कहीं और करना है, तो चंडीगढ़, ये श्रीमती सीमा शर्मा जयपुर में है, इनका लखनऊ में होगा, तो आपको उस पर बनाना पड़ेगा क्रम संख्या, अध्यापक का नाम, वर्तमान केंद्र, स्थानांतरित केंद्र, 3-4 लोगों का नाम ले लो, लिख दो, उसको डाल दो, ठीक है। अब ये तो मैंने ये बताया, अब कार्यालय आदेश में का फॉर्मेट कुछ और होगा तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, ये तो मैं जो कि आया था उसके अकॉर्डिंग पूछा, अब कार्यालय आदेश में कुछ और बात कहेगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपके कंटेंट को चेंज करना पड़ेगा, समझ गए।
कहाँ? ये वाला संबद्ध, हिंदी प्रशिक्षण योजना से संबंध, से संबद्ध, संबद्ध ऐसे ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। संबद्ध, ये ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, संबद्ध। हाँ हाँ, ये कई बार वो फॉन्ट होता है ना, वर्ड वर्ड वाला फॉन्ट लेता नहीं है, तो इस वजह से दिक्कत आती है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो नीचे इसमें संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण एवं कार्य मुक्ति सुनिश्चित करें। ठीक है, यात्रा भत्ता एवं अन्य देय सुविधाएं नियमानुसार अनुमन्य होंगी। यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है। अब सक्षम आदेश, इसमें एक चीज और लिखना होगा आई थिंक। अच्छा हाँ, तो ये हो गया। अब ये फिर यहाँ नहीं आएगा, ये पूरा उल्टा हो गया था, ये फिर यहाँ आएगा। ठीक है, राइट साइड के बॉटम में आदेशानुसार, ठीक है, ये आ जाएगा यहां। ठीक है, राइट साइड के बॉटम में आएगा। उप सचिव केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, यहां लिख देना। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज और लिखना पड़ता है। यहां पे फिर जब आप लिख दोगे ना वो हो जाएगा, फिर आपको यहां लिखना पड़ेगा। वो लिखने के बाद नीचे लिखना है आपको, ये होने के बाद नीचे आपको लिखना है प्रतिलिपि सूचना। अच्छा, प्रतिलिपि सूचना है। प्रतिलिपि सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, ये लिखना ही लिखना है इसमें। प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अब किसको किसको प्रेषित किया है, तो अब चूंकि हिंदी प्रशिक्षण योजना के बारे में बात की है, तो आप लिख दोगे उप निदेशक, उप निदेशक हिंदी, लिख देना चंडीगढ़ हरियाणा, जो भी लिखना है इसमें लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग हिंदी। तीसरा लेखा अधिकारी, ये कार्यालय आदेश जो है सिर्फ इन लोगों को प्रेषित किया जाता है, भेजा भी जाता है इन लोगों को भी। तो ये उप निदेशक, संयुक्त सचिव, लेखाधिकारी, इनको भी ये लेटर जाएगा कार्यालय आदेश। तो इसलिए प्रतिलिपि सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, ये लिखना है और उसके साथ ये 3-4 नाम भी आपको देने ही देने हैं। कार्यालय आदेश को हाँ लास्ट में, वक्त लिखने के बाद फिर सबसे लास्ट में। अब देखोगे कभी किसी कार्यालय में जाओगे ना, तो पत्र देखना कोई लिखा रहता है, कई बार ऑफिस के बाहर में चिपका रहता है, उसमें लिखा रहता है प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अब जैसे डीजीपी ने, हरियाणा के डीजीपी कोई लेटर लिखेंगे ना, तो जो पंचकुला के एसपी हैं, अब हिसार के एसपी हैं, तो वो लिखा रहेगा कि सभी पुलिस अधीक्षक को प्रेषित, सभी डीवाईएसपी तो पुलिस उपाधीक्षक को प्रेषित, सभी थाना अधिकारियों को प्रेषित। तो 3-4 लिंक जिससे उनका लिंक है। फिर कोई वेतन भत्ते से संबंधित तो लेखाकार हरियाणा, लेखाकार पंजाब, है ना, वो भेजते हैं, तो वो 3-4 लोगों को भेजना पड़ता है, वो कार्यालय आदेश। हम्म हम्म हम्म। वो इंग्लिश में तो लिखते हो, हिंदी में लिखना है प्रतिलिपि सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, और ये बहुत जरूरी है, ये आपको लिखना पड़ेगा कार्यालय आदेश में। कार्यालय आदेश थोड़ा सा इसलिए अलग है और टिपिकल भी है। तो अगर कार्यालय आदेश और पत्र अथवा में आ रहा है, तो आपको उधर पत्र में ही हाथ लगाना है, इसको छोड़ देना। अब नहीं ऑप्शन होगा तो अदरवाइज ये कई बार ध्यान ही नहीं रहेगा, भूल जाओगे। तो देखते हैं इसमें बहुत टेक्निकलिटीज है। हाँ, किसमें? लेकिन एवरी डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन इसका फॉर्मेट यही होता है, फॉर्मेट यही होगा। ऊपर में संख्या, केंद्रीय गृह मंत्रालय, जो भी मंत्रालय से आया है उसका नाम, एड्रेस, लास्ट में फिर ये, और फिर हस्ताक्षर उप सचिव उधर लिख के, और फिर ये प्रतिलिपि सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, किसको किसको प्रेषित किया के बाद। नहीं, ये आपको नीचे लिखना है, नीचे बाई तरफ, हाँ लेफ्ट में, लेफ्ट के
बॉटम में, बाईं और दाएं, समझ गए? ठीक है, तो ये है मसला। और अब यार ये गायब हो गया, बड़ा खतरनाक मामला है, गायब हो गया, ये गायब हो गया, लास्ट ही बचा हुआ यार, हो गया हो गया। थक गए, चलो कोई नहीं, कल करवा दें। हाँ, बहुत एग्जॉस्ट हो गया होगा ना, कल कल भी क्लास है 12 बजे से क्या? कल भी है, तो यानी कल का भी तो ये हाल होगा, तो डेली है, तो ये भी तो यहाँ डेली चलेगा तो चलो थोड़ा ही बचा हुआ है, तो एक तो आज बड़ा टॉपिक था, अब इतना नहीं मिलेगा। एक तो अच्छा, दोनों में हो गया, कोई नहीं। अब ये तो वो कार्यालय, बाकी मैंने वो नोट मैं अपडेट करके दे दूंगा, तो गजन सर आप लोग के साथ शेयर कर लेंगे, तो ये पत्र लेखन वाला काम हो जाएगा। तो 10 और 10 20 अंक का तो मामला इधर बन जाएगा। कल हम चर्चा करेंगे निबंध पे। निबंध पे तो वो फॉर्मेट बताएंगे, निबंध तो लिखना क्या नहीं, लिखना तो आप लोगों को मैं बता दूंगा फॉर्मेट। और एक होगा सार लेखन, सार लेखन भी है ना, सार लेखन प्रेसिस राइटिंग, प्रेसिस, हाँ प्रेसिस राइटिंग, प्रेसिस वही प्रिसाइज वे में लिखना है। सारांश अलग है, प्रिसाइज राइटिंग अलग है। सारांश है कि आपको एक गद्य का आएगा और एक पद्य आएगा, तो गद्य को आपको क्या करना है कि उसको सरल हिंदी में लिखना है। एक 6 7 वाक्यों का वो पैसेज देंगे और कहेंगे कि इसको सरल हिंदी में व्याख्या कीजिए। एक पद देंगे, कहेंगे सरल हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो ये इस तरीके से आएगा। तो कल नहीं लगेगा, मतलब 1.5 घंटे तो लगे ही लगेंगे यार, क्योंकि है टॉपिक तो बताना है, सब चीज छोड़ देंगे तो कैसे मसला का काम नहीं करेगा। बाकी अभी आप लोगों के पास समय कम है, बताना भी जरूरी है, तो छोड़ नहीं सकते हैं। बाकी उसके बाद कल से, अच्छा वो भी है ना, मैं ऐसा करूंगा ना, डेली 10 10 मिनट का एक विलोम वाला भी करा दूंगा आप लोगों को अभ्यास। वो जरूर लिखते जाना, देखो वो जितना लिखोगे ना उतना माइंड में रहेगा। मैं सिर्फ बोलूंगा ना। हम्म, तो आज तो टाइम ही नहीं है, कल से मैं करूंगा। आज थोड़ा ज्यादा हो गया, वो ट्रांसलेशन वगैरह का थोड़ा है भी, तो वो कॉम्प्लिकेटेड था, बताना भी था। अब सिर्फ वो बता के चर्चा करने से, पत्र लेखन वाला भी थोड़ा बचा है, तो 10 मिनट में कल हो जाएगा, कंपाइल कर देंगे इसको। तो बच जाएगा निबंध और प्रेसिस राइटिंग। और उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ, जिसमें 10 में आपको कम से कम 9 नंबर आएंगे, वो डेली करना है। विलोम, संधि विच्छेद, और कौन सा है, एक शब्दों के अनेक शब्द वाला, 3 हो गया है। और भी एक मुहावरों के साथ वाक्यों में प्रयोग, ये भी 2.5 2.5 अंक आता है। तो ये मैं अल्टरनेट डे में, मान लो कल विलोम करा दिया तो अगले दिन मुहावरा वाला करा दूंगा, फिर अगले दिन करा दूंगा, इस तरह करके वो लिखा सर दूंगा आप लोगों को कर करके सर जो तत्सम important है। तद्भव, तत्सम तद्भव की भी करनी होगी प्रैक्टिस में। तत्सम तद्भव तो नहीं आता है, हरियाणा पीसीएस में तो मैंने देखा है तत्सम तद्भव नहीं आती। तत्सम तद्भव नहीं, संधि विच्छेद है, तत्सम तद्भव नहीं है। देखो विलोम आएगा, जो पैटर्न है, अब बताने अचानक से उठा दें तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैंने पिछले 5 6 वर्षों के प्रश्न पत्रों में कहीं तत्सम तद्भव नहीं देखा उसका। सर कोई विलोम शब्द प्रैक्टिस, आएगा। प्रैक्टिस के लिए भी थोड़ा सा मतलब विलोम और ये संधि विच्छेद वगैरह के लिए थोड़ा सा वो दे दो, प्रैक्टिस के लिए मैथमेटिकल थोड़ा। तत्सम तद्भव, ना तत्सम तद्भव नहीं, विलोम और ये इन हाँ सब वो के करा सब दूंगा, मैं थोड़ा। वो करा दूंगा प्रैक्टिस के लिए, कल से करा दूंगा। आज तो समय भी नहीं था और थोड़ा ज्यादा हो गया था क्लासेस पहले से भी। हाँ जी। ठीक ठीक, है, थैंक यू। ठीक ठीक है है। सर। हाँ, अभी तक तो नहीं आया है। विज्ञप्ति ज्ञापन, देखो कार्यालय आदेश पत्र, पत्र का ही भाग है वो, जो कि आपके पास एक ऑप्शन ये है, मुझे लग रहा है कि 90% पॉसिबिलिटीज आपके पास ये होती है ना कि आप लिख लोगे, क्योंकि पत्र के साथ अथवा में आता है कार्यालय आदेश, तो आपके पास ऑप्शन है ना, विकल्प है, आप पत्र लिखन लिख लो ना। हाँ पत्र लिखो। कार्यालय आदेश तो मैंने बता दिया कि मान लो दोनों कार्यालय आदेश ही पूछ दिया तो क्या करोगे इस टाइम में, उसमें तो कम लिखना ही पड़ेगा ना, कोई भरोसा तो है नहीं, तो इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन आपके पास वो चयन की स्वतंत्रता है, तो आप वहाँ पत्र लिखनी चयन कर, अर्ध शासकीय शासकीय पत्र जाता है, अर्ध सरकारी पत्र भी, लेकिन अभी तक आया नहीं है इसमें, अभी तक नहीं आया, तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ ज्यादा बर्डन हो जाएगा फिर वो, एक तो इतना, फिर उसको डाइजेस्ट भी तो करना है। तो जितना आया है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, कल मिलते हैं फिर। धन्यवाद।